आर्या एक फीलिंगलेस लड़की होती है, लेकिन फिर भी वो अपने 20 में आते आते ऐसी शक्तियों को हासिल कर लेती है जिसे हासिल करने में उसके मास्टर को 60 to 65 ईयर का समय लगा था। इसलिए उसके मास्टर अपनी पोजीशन अपने शिष्य आर्या को देने का फैसला करते हैं और साथ ही उसे मिस्टिक सेट भी बनाने का फैसला करते हैं। लेकिन उससे पहले आर्या को इंसानी दुनिया में जाकर अपने कुछ अधूरे काम को पूरा करना था। पहला, उसे अपनी आधी अधूरी सोल को वापस लेना था, जो कि एक तो उसके फैमिली में थी और दूसरा वेंस फैमिली में थी। एंड दूसरी पॉइंट, वो एक फीलिंगलेस लड़की थी, इसलिए उसे कुछ चीजों का अनुभव करना था, जैसे प्यार, धोखा, खुशी और दुख। ये सारी चीजें उसे फील करनी होती है। उसके बाद ही वो जाकर मिस्टिक सेट या फिर अमरता हासिल कर सकती है। सारी इंपॉर्टेंट बातें बताते हुए मास्टर अपनी इंसानी बॉडी को त्याग देते हैं और अमरता हासिल करने के लिए इमोर्टल वर्ल्ड चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जितने भी शिष्य होते हैं वो आर्या को अपनी मास्टर बना लेते हैं। वैसे तो आर्या अपनी क्वीन फैमिली में कभी भी जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके परिवार वाले उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि जब वो छोटी थी और परिवार से गुम गई तो परिवार वालों ने ज्यादा एफर्ट देते हुए उसे ढूंढा नहीं, बल्कि दूसरी लड़की को अपनी बेटी बना लिया। इसलिए आर्या को भी कभी फील नहीं हुआ कि क्वीन फैमिली उसकी अपनी फैमिली है और मिस्टर क्वीन और मिसेस क्वीन उसके मॉम एंड डैड हैं। वैसे वो क्या करे, उसे अमरता हासिल करनी होती है ना, इसलिए वो इस बात को भूल जाती है और क्वीन फैमिली चली जाती है। आर्या जैसे ही घर पे पहुँचती है, सामने दो नौकरानियां होती है जो की उसे देखकर आपस में फुसफुसाने लगती है। पता चलता है की क्वीन फैमिली भी आर्या को पसंद नहीं करती है और वो 20 सालों के बाद उसे वापस से फैमिली में इसलिए लाए होते हैं ताकि वो अपनी पसंदीदा बेटी की जगह पे आर्या को सब्स्टिट्यूट बनाकर उस अमीर इंसान से शादी करने के लिए फोर्स करे, जो कि इस समय कोमा में है। आर्या उन सभी की बातें सुन तो रही होती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती है। वो अंदर जाती है, लेकिन अंदर जाने पे उससे कहा जाता है कि वो मेन गेट से ना जाकर बल्कि पीछे वाले गेट से घर के अंदर एंटर हो जाए। ये बात आर्या को बुरी लगती है। वो पूछती है कि दरवाजे में ऐसी कौन सी खराबी है जिससे वो मेन गेट से घर के अंदर नहीं जा सकती है। घर के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाती है और गुस्से आंखों से बस उस भारी दरवाजे को घूरने लगती है। उसकी आंखें से सुनहरी तरंगे निकलती हैं और तरंगे इतनी खतरनाक होती हैं कि वो स्ट्रॉन्ग दरवाजे को भी तोड़ देती हैं। दूसरी तरफ गोद ली हुई बेटी जिसका नाम सेरिना होता है, वो अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है और कहती है कि मॉम एंड डैड, जब आपकी रियल डॉटर फैमिली में वापस आ जाएगी तो आप लोग मुझे प्यार नहीं करोगे ना, मुझे वापस भेज दोगे ना। इस तरीके से वो अपने पेरेंट्स के सामने नाटक कर रही होती है। उसकी मॉम भी उसे कहती है कि ऐसा नहीं है, वो उससे ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए तो वो एरिना को यहाँ पे बुला रही हैं ताकि वो उसकी जगह पे उस कोमा में पड़े हुए लड़के से शादी कर ले। भाई भी कहता है कि सेरिना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब तुमसे ही ज्यादा प्यार करते हैं और तुम एक किन फैमिली की इकलौती वारिस हो और आर्या बस तुम्हारे लिए एक सब्स्टिट्यूट है। इसीलिए तो मैंने उसे मुख्य द्वार से नहीं बल्कि पीछे के दरवाजे से आने के लिए कहा है, ताकि उस गाँव की लड़की को पहले ही दिन पता चल जाएगा कि क्वीन फैमिली में उसकी असली जगह कहाँ पे है। तभी उन्हें बाहर से दरवाजा टूटने की आवाज आती है। भाई सोचता है कि शायद ये सारी चीजें भी उस गाँव वाली लड़की के आने की वजह से ही हुई होगी, इसलिए वो उसे सबक सिखाने के लिए घर से बाहर आता है। बाहर आते ही वो जैसे ही मेन गेट को टूटे हुए देखता है, वो गुस्से से भर जाता है और आर्या को देखते ही अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर निकालने लगता है। वो कहता है कि बस मैंने तुम्हें पीछे के दरवाजे से आने के लिए कहा था, तुमने इस दरवाजे को तोड़ दिया। मुझे तुम्हें अभी सबक सिखाना होगा, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि क्वीन फैमिली में किस तरीके से रहा जाता है। वो उसे पनिश करने के लिए आगे बढ़ता है। आर्या तुरंत अपने हाथों को मूव करती है। उसके हाथों से सुनहरी रोशनी बाहर निकलती है और उसके पैर पे वार हो जाता है, जिस वजह से वो घुटने के बल नीचे बैठ जाता है। उससे दर्द तो हो रही होती है, लेकिन उससे ज्यादा बुरा तब लगता है जब वो देखता है कि वो आर्या के सामने झुका हुआ है। इसलिए वो दोबारा उठ खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन आर्या के पावर की वजह से वो उसके सामने झुके ही रह जाता है। इसके बाद आर्या उसे कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम इस तरीके से मेरा स्वागत करते हो। ऐसे कहते हुए वो चुपचाप घर के अंदर एंटर हो जाती है। तभी यहाँ पे नौकर और ड्राइवर दोनों आ जाते हैं। उनके सहारे से वो उठता है, लेकिन वो उल्टा उन्हें ही थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि निकम्मे हो तुम लोग, आखिर इस दरवाजे को तुम लोगों ने उसे तोड़ने कैसे दिया। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि हमने उसे तोड़ने नहीं दिया था, ये तो खुद ब खुद टूट गया। भाई को ये भरोसा नहीं हो रहा होता है कि ये दरवाजा तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर ये अपने आप कैसे टूट सकता है। नौकर भी सभी हामी भर रहे होते हैं कि ये खुद से टूटा। तब वो सोच रहा होता है कि कहीं ये लड़की कोई काला जादू तो नहीं जानती है ना, क्योंकि मैं उसके सामने घुटने देकर ऐसे खड़ा था कि मैं अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। मुझे उसके बारे में पता लगाना होगा। अंदर क्वीन फैमिली अभी भी शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे आर्या आती है जो कि इनकी बातें सुन लेती है। सेरिना कहती है कि इसमें गलत क्या है, वो बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली है, अगर तुम वहाँ पे शादी कर लेती हो तो तुम्हारी बाकी की जिंदगी सुकून से बीतेगी। वो कुछ नहीं कहती है, तब वो आपस से अपने मॉम के सामने नाटक करने लगती है और कहती है कि मॉम मुझे ही लगता है कि मुझे उस लड़के से शादी करनी होगी। मॉम कहती है कि ऐसे कैसे, मैंने तुम्हें बहुत ही लाड प्यार से बड़ा किया है, आखिर तुम उस लड़के से शादी कैसे कर सकती हो। सेरिना को ये बात फनी लगती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या बात है, गोद ली हुई बेटी उस लड़के से शादी नहीं कर सकती है, लेकिन आपकी बायोलॉजिकल बेटी उस लड़के से शादी कर सकती है। ऐसा क्यों है? क्या मैं गाँव से आई हूँ इसलिए आपकी सोच ऐसी है, या फिर आप हमेशा से ही ऐसी
सी थी। ये सुनकर मॉम उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश तो करती है, लेकिन तभी यहाँ पे उनका बेटा आता है जिसे सहारे के साथ घर के अंदर लाया जा रहा होता है। पिता आर्य से कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम वैन फैमिली के एरियन से शादी करती हो तो ये अच्छा होगा, क्योंकि पूरे शहर को पता है कि वो 1 वीक से ज्यादा नहीं जी सकता है। उसके बाद तो वो मर जाएगा। तुम आराम की जिंदगी उसके बाद भी जी सकती हो, और वैसे भी शादी करने पे मैं तुम्हें 10 मिलियन डॉलर दूंगा। क्या तुम अब उससे शादी करना चाहोगी? ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे 10 मिलियन नहीं बल्कि 10 बिलियन चाहिए। इतने बड़े अमाउंट को सुनकर तो सभी घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं। वो सभी आर्या को बातें सुनाने लगते हैं कि ये बहुत बड़ी रकम है, आखिर वो लोग कहाँ से लाएंगे, उसे कम पैसों में ही शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन आर्या अपनी बात पे खड़ी रहती है। वो कहती है कि आप लोग एक नकली दुल्हन बनाना चाह रहे हो, और वो भी मुझे, इसीलिए आप लोगों को तो उतने पैसे देने ही होंगे। और वैसे भी जो लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं, पहले तो वो 1000 सीढ़ियां चढ़कर मेरे पास आते हैं, और फिर 10 बिलियन देने के बाद ही वो मुझे देख पाते हैं। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं आपको धोखा दे रही हूँ या फिर आपसे ज्यादा पैसे ले रही हूँ तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ये सुनकर तो एरिना डरने लगती है और कहती है कि क्या जब वो चल जाएगी तो मुझे ही एरियन से शादी करना होगा। डैड अपनी प्यारी बेटी सेरेना को इस तरीके से डरते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए वो आर्या के सभी शर्तों को मान लेते हैं और आर्या से कहते हैं कि वैंस फैमिली चाइना की सबसे पुरानी फैमिली में से एक है, जो कि क्लासिकल एथलेटिक फैमिली है। उन्हें फोन चलाने वाली, पार्टी करने वाले या फिर शॉर्ट ड्रेस पहनने वाली लड़कियां पसंद नहीं आती हैं। इसके बजाय उन्हें पेंटिंग करने वाली, मधुर आवाज में गाना गाने वाली और ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने वाली लड़कियां ज्यादा पसंद आती हैं। इसलिए दोपहर में मैं एक बड़े टीचर को बुलाने वाला हूँ ताकि तुम्हें कम समय में सारी चीजें अच्छी तरीके से सिखा दे, और याद रखना अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। आर्या सब कुछ मान लेती है और मन ही मन कहती है कि सेरेना, तुम्हें नहीं पता है कि इस चीज का अनुभव कैसे होता है, मुझे इन सारी चीजों का अनुभव लेने दो क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी है। ऐसा कहते हुए अपने कमरे में चली जाती है। नौकरानी आर्या को उसके कमरे में लेकर जाती है, जो कि स्टोर रूम होता है और काफी ज्यादा छोटा होता है। ये देखकर वो बगल वाले कमरे के बारे में पूछती है, जो कि सेरेना का कमरा होता है। तभी यहाँ पे सेरेना आ जाती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए अपने कमरे को सेक्रीफाइस करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है कि वो जगह तुम्हारी है, लेकिन मॉम डैड चाहते हैं कि मैं उस बड़े से ही कमरे में रहूं, क्योंकि छोटी और अंधेरे कमरे में रहने से मुझे क्लोस्ट्रोफोबिया हो जाता है। इसीलिए मैं इस कमरे में तो नहीं रह सकती हूँ, अब तुम्हें इस कमरे में रहना होगा। ये सुनकर वो कहती है कि मैं क्वीन फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, इसीलिए सारी चीजें मेरी है, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है, और अब से तो मैं उसी कमरे में रहूंगी। ऐसे कहते हुए वो सेरेना को धक्का देती है और उस कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। सेरेना को तो इससे गुस्सा आता है, वो उसे गाली देने वाली होती है, लेकिन सामने से उसका भाई आता है, जिसे देखकर वो नाटक करने लगती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारी ही जगह है, इसे तो मैं तुम्हें देने ही वाली थी, लेकिन तुमने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाए। जैसे ही भाई को पता चलता है कि आर्या ने सेरेना के ऊपर हाथ उठाया, वो तुरंत दरवाजे को जोर जोर से नॉक करने लगता है और आर्या को बाहर आने के लिए कहता है। आर्या गुस्से से बाहर आती है, तब सेरेना के साथ भाई भी डरते हुए पीछे होने लगता है, लेकिन फिर भी वो आर्या से क्वेश्चन करता है कि तुमने सेरेना के ऊपर हाथ क्यों उठाया। अब सेरेना के ऊपर तो इसने हाथ नहीं उठाया था और ये नाटक कर रही थी, जिस वजह से वो उसके सामने से थप्पड़ मार देती है। कहती है कि पहले नहीं मारा था, तब तमाशा कर रही थी, अब तुम्हें थप्पड़ मार दिया है तो आसानी से तमाशा कर सकती हो। भाई ये देखकर उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। आर्या उसे कहती है कि शांत हो जाओ, नहीं तो अगला थप्पड़ उसको ही लगेगा। ये सब सुनकर सेरेना मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका भाई की गुस्सा कितना ज्यादा तेज है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि आज तो उसका भाई आर्या को सबक सिखाएगा, लेकिन लास्ट टाइम की वजह से वो भी आर्या से डर रहा होता है और सेरेना को ही समझाने लगता है और कहता है कि जल्द ही इसकी उस फैमिली में शादी होने वाली है ना, तो इसे परेशान नहीं करते हैं, तुम मेरे कमरे में रह सकती हो। ऐसा कहते हुए वो उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। आर्या उन्हें जाते हुए देख रही होती है और तभी वो नोटिस करती है कि उसकी जो आधी सोल है, जो कि क्वीन फैमिली में थी, वो तो क्वीन फैमिली की सेरेना के पास है। इसलिए वो अपने पावर का यूज करती है और अपनी आधी सोल को उससे छीन लेती है। ये आधी सोल सेरेना के लिए एक लक की तरह काम कर रहा होता है, इसलिए आर्या जब इसे वापस ले लेती है तब सेरेना के पूरे बॉडी में दर्द होने लगता है। उससे ऐसा फील होता है कि उसकी पूरी बॉडी में कांटे को चुभाया जा रहा है, जिसकी वजह वो आर्या को ही समझती है। आर्या उसे देखती है और कहती है कि जो चीज तुम्हारे पास थी बस मैंने उसे ही ली है। धीरे धीरे आर्या की तबीयत खराब होने लगती है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है, जिस वजह से उसका भाई उसे गोद में उठाता है और बाहर ले जाकर सोफे पे उसे बैठाता है, उसका ख्याल रख रहा होता है। तभी उसके पास कॉल आता है, उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, जिस वजह से उसे जाना पड़ जाता है। जाने से पहले वो अपनी प्यारी बहन को वार्न करता है कि वो आर्या के बिल्कुल भी क्लोज ना जाए और उसे उकसाने की तो बिल्कुल भी कोशिश ना करे। लेकिन सेरेना को तो अब आर्या से हद से ज्यादा नफरत हो चुकी थी और वो उसे बर्बाद करने का प्लान बनाने लगती है। दूसरी तरफ एडियन की ग्रैंडमा को क्वीन फैमिली के बारे में पता चल जाता है कि क्वीन फैमिली उनके पोते से शादी करने के लिए किसी गाँव की लड़की को लेकर आए हैं। ये सुनकर तो उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अगर बाहर इसके बारे में किसी को भी पता चलता है तो उनके फैमिली की इंसल्ट होगी, इसलिए वो भी क्वीन फैमिली में जाने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। अगले सीन में हम टीचर को देखते हैं, जो कि आर्या को सिखाने के लिए आए थे, लेकिन आर्या उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही होती है, जिस वजह से टीचर उसे कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा है कि तुम्हें सिखाने के लिए अगर मुझे तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठाना हो तो मैं उठा सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपनी स्टिक को दिखाते हैं और उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्या डरती नहीं है। वो कहती है कि आप जो कुछ भी मुझे सिखाने के लिए आए हो या फिर अपने पूरे जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है उससे तो मैंने 3 साल में ही सीख लिया था, तो क्या जरूरत है कि मैं आपसे कुछ भी सीखूं। ये बात टीचर की ईगो पे लग जाती है कि उनके जैसे टीचर की इंसल्ट आखिर कोई पहले ही दिन कैसे कर सकता है। ये सुनते ही टीचर डायरेक्टली
इसलिए आर्या से कहते हैं कि अच्छा तुमने वो सारी चीजें सीख ली, वो भी 3 साल में, जो मैं अब तक सीख रहा हूँ, तो चलो कुछ अनोखा करके दिखाओ जिससे मुझे भी तुम्हारे बातों पे भरोसा हो। आर्या कुछ नहीं कहती है, बस आगे बढ़ती है, टेबल पे रखे हुए ब्रश को उठाती है और उसे तीखे अंदाज पे पेपर पे घुमाना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी ही देर के अंदर वो एक फिनिक्स की बड़ी सी पेंटिंग बनाकर टीचर के सामने रख देती है ताकि टीचर खुद ही इस बात का पता लगा ले कि आर्या क्यों उनसे 100 टाइम बेटर है। टीचर जब उस पेंटिंग को पहली बार देखते हैं तब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि आर्या जैसी 20 साल की छोटी लड़की इतने बड़े पेंटिंग को बना सकती है। ये पेंटिंग बहुत ही ज्यादा पुरानी चीजों और इतिहास की चीजों को रिप्रेजेंट करता था जिसके बारे में टीचर ने कभी सुना था। इसीलिए जब टीचर पहली बार किसी ऐसे अनोखी चीज को अपनी आंखों से देखती हैं तब उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। और तभी यहाँ पे सेरेना आ जाती है। टीचर को इस तरीके से देखकर उसे गलतफहमी हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी बहन ने टीचर को उकसाया है, जिस वजह से टीचर के हाथ में वो स्टिक है और वो उसे पनिश करने वाले हैं। वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर आर्या को बताती है कि उससे मिलने के लिए वेंस फैमिली यहाँ पे आई है तो उसे नीचे जाना होगा। आर्या नीचे चली जाती है। इसके बाद सेरेना टीचर के कान भरने लगती है। वो कहती है कि उसे पता है कि उसकी बहन गाँव से आई है, इसलिए उसे नहीं पता है कि किस तरीके से बिहेव किया जाता है। और मुझे आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आर्या ने आपकी बेइज्जती की है, जिस वजह से आप गुस्से में हैं। अगर आप चाहो तो आप उसे नीचे आकर डांट सकती हो क्योंकि वो ये सारी चीजें डिजर्व करती है। ऐसा कहते हुए वो नीचे चली जाती है। नीचे वेंस फैमिली के हेड एडियन की ग्रैंडमा आई होती हैं। वो कहती हैं कि आखिर क्वीन फैमिली उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तब सेरेना वापस से ग्रैंडमा के सामने अच्छी बनने की एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि ग्रैंडमा, ऐसा नहीं है कि मैं एडवर्ड को पसंद नहीं करती हूँ या फिर वो मरने वाला है तो मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। ये तो मेरी बहन आर्या है जो कि वो खुद चाहती है कि वो एडियन से मेरी जगह पे शादी करे क्योंकि वो उसे पसंद करती है, इसीलिए मुझे मजबूरी में पीछे हटना पड़ रहा है। ग्रैंडमा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी बहन आपके पोते का अच्छी तरीके से ख्याल रखेगी। ये सुनकर तो ग्रैंडमा भड़क जाती हैं। वो कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है वेंस फैमिली के पास पैसे नहीं है जो कि एडियन की देखभाल करने के लिए वो किसी को रख नहीं सकते हैं, जो कि तुम लोग इस लड़की को हमारे मत्थे मर रहे हो। ये सुनकर मॉम भी ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि हमारी बेटी काफी समय बाद घर पे वापस आई है और बस उसकी यही इच्छा है कि वो एडियन से शादी करे, इसलिए हम उसे मना नहीं कर सकते हैं। ग्रैंडमा को सुनकर ये इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से वो तुरंत बेहोश हो जाती हैं और साथ ही उनकी कुछ पुरानी बीमारियां होती हैं जिस वजह से उनकी सांसें धीरे धीरे थमने लगती है। आर्या उन्हें देख रही होती है और वो समझ जाती है कि ग्रैंडमा के पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन जब इसके मुंह से ये बातें आती है, सेरेना कहती है कि ग्रैंडमा तुम्हें पसंद नहीं करती है लेकिन तुम उनके ऊपर इस तरीके से श्राप नहीं दे सकती हो। अब ग्रैंडमा की हालत धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होने लगती है, जिसे देखकर आर्या उनकी मदद करने का फैसला करती है क्योंकि पहली आधी सोल तो उसे मिल चुकी थी और दूसरी आधी सोल के लिए उसे वेंस फैमिली में जाना था। और ये इसके लिए अच्छा मौका होता है कि अगर वो ग्रैंडमा की जान बचा लेती है तो ग्रैंडमा उसे पक्का वेन फैमिली में तो लेकर ही जाएंगी। इसीलिए वह आगे बढ़ के एक्यूपेंचर का सहारा लेते हुए ग्रैंडमा को ठीक करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जिस तरीके से वो ट्रीट कर रही होती है आसपास के लोग डरने लगते हैं। ग्रैंडमा का जो सेवक होता है वो इनसे पूछता है कि क्या आपकी बेटी को चिकित्सा आती है। सेरेना कहती है कि वो तो गाँव में पली बड़ी है, आखिर उसे इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता होगा। धीरे धीरे वो लोग डरने लगते हैं कि कहीं अरीना की वजह से ग्रैंडमा की जान न चली जाए। जैसे वो अपना ट्रीटमेंट खत्म करती है, अचानक से ग्रैंडमा खून की उल्टियां करने लगती है, जिसे देखकर तो माहौल और भी ज्यादा गर्म होने लगता है। सेरेना अपनी बहन से कहती है कि देखो, अगर तुम्हें दिखावा करना है तो किसी और पे जाकर करो। तुम्हें पता है ना कि वे वेंस फैमिली की हेड हैं, अगर उन्हें कुछ हो जाएगा तो हमारी क्वीन फैमिली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। पिता तो ये देखकर तुरंत आर्या के साथ रिश्ते तोड़ देते हैं और ग्रैंडमा के सेवक से कहते हैं कि उस लड़की के साथ हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है, वो तो काफी समय बाद हमारे फैमिली में आई है और हम उसे अच्छी तरीके से जानते भी नहीं है, इसलिए उस लड़की की गलती की सजा हमारी क्वीन फैमिली को नहीं मिलनी चाहिए। मॉम कहती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, वो हमारी बेटी है और वैसे भी मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है। सेवक तो ये सारी चीजें देखकर गुस्सा करने लगता है, तुरंत अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है और क्वीन फैमिली को कैद करने के लिए कहता है। ये देखकर पिता आर्या के ऊपर दबाव डालते हैं कि वो तुरंत इन सभी के लिए उनसे माफी मांग ले ताकि क्वीन फैमिली को सजा ना भुगतनी पड़े, लेकिन वो तो माफी मांगने से साफ मना कर देती है और यहाँ तक कह देती है कि उसने ग्रैंडमा की जान बचाई है, अच्छा होगा कि सब लोग उसके सामने झुककर उसका शुक्रिया अदा करें। ये सुनकर तो सेरेना अंदर ही अंदर हंसने लगती है। वो कहती है कि ये लड़की मरने वाली है, लेकिन इसे ये भी नहीं पता है कि इसमें इसे किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। तभी अचानक से ग्रैंडमा जग जाती है और वो पहले से अपने आप को काफी अच्छा महसूस कर रही होती है। वो कहती है कि उनके सीने में जो जकड़न थी वो अचानक से खत्म हो गई, वो अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रही है और उन्हें सांस लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सेवक जब ग्रैंडमा की सभी बातें सुनता है तो वो सोचता है कि ग्रैंडमा की तो सभी बीमारियां एक ही करके खत्म हो गई, सच में इस लड़की में कोई खास बात है। जैसा इसने कहा ग्रैंडमा तुरंत ठीक हो गई और उनका चेहरा भी ठीक हो गया। पहले उनका चेहरा पीला था, लगता है कि इस लड़की को चिकित्सा आती है और वो भी अच्छे लेवल पे आती है। इसके बाद ग्रैंडमा सभी से पूछती है कि अचानक से उन्हें क्या हो गया था। ये सुनकर डैड कहते हैं कि आप अचानक से बेहोश हो गई थी, हम आपको हॉस्पिटल लेकर जाने वाले
थे, लेकिन मेरी अपनी बेटी ने आपको एक्यूपेंसर देकर सही समय पे आपको बचा लिया। ये सुनकर तो ग्रैंडमा को काफी खुशी होती है। वो आर्या का शुक्रिया अदा करती हैं और कहती हैं कि क्या तुम्हें चिकित्सा आती है। आर्या बड़ी अदब से कहती है कि हाँ, उसे थोड़ा सा नॉलेज है। आर्या जिस तरीके से बात कर रही होती है, जिस तरीके से उसका बॉडी लैंग्वेज होता है, उसने जो कपड़े पहने होते हैं, ग्रैंडमा को ये सारी चीजें धीरे धीरे भाने लगती है। वो नोटिस करती है कि कई सारी चीजों में आर्या श्रेया से कई गुना ज्यादा बेहतर है, इसलिए वो मन ही मन उसे अपनी घर की बहू मान लेती है। फिर वो खड़ी होती है और पहले वो आर्या से सॉरी बोलती है जो कुछ भी उन्होंने आते टाइम उसके साथ किया था। इसके बाद वो अपने पोते के साथ इसकी शादी के लिए मान जाती है। साथ ही वो अपने कंपनी के 10% शेयर भी आर्या के नाम ट्रांसफर करने की बात करती हैं और लगे हाथ वो अपने हाथ से अपना खानदानी चट पत्थर वाला बैंगल निकालती हैं और उसे सौंप देती हैं रिश्ते को पक्का करने के लिए। अब ये सारी चीजें देखकर श्रेया के मन में जलन पैदा होने लगती है, क्योंकि आर्या के डैड भी उससे शादी करने के लिए 10 बिलियन पैसे दे रहे थे और 10 बिलियन शेयर का भी दाम भी कुछ इतना ही होने वाला था और साथ ही उसे कंगन भी मिल रहा था। ये सारी चीजें देखकर श्रेया के मन में जलन पैदा होने लगती है। वो सोचती है कि वो ये सारी चीजें डिजर्व करती है। तभी यहाँ पे टीचर आ जाते हैं। टीचर को देखकर श्रेया अपनी बहन की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करती है ताकि वो उसकी जगह को छीन सके। ग्रैंडमा भी जब टीचर को यहाँ पे देखती है तो उन्हें अच्छा लगता है कि आर्या उनके फैमिली में शामिल होने से पहले कुछ अच्छी चीजें सीख रही है, इसीलिए वो आर्या को सपोर्ट करती है। लेकिन श्रेया उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है। वो टीचर पे जोर देती है कि वो उसकी पेंटिंग सभी को दिखाएं ताकि सभी लोग उसकी पेंटिंग को देख सके, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि आर्या बिल्कुल भी अच्छी पेंटिंग नहीं कर सकती है, जो कि उसके पिता भी समझ रहे होते हैं। इसलिए वो इस चीज को रोकने की कोशिश करते हैं और आर्या के बारे में कहते हैं कि वो तो गाँव से आई है, उसे क्लासिकल पेंटिंग के बारे में क्या ही पता होगा। ये सुनकर आर्या कहती है कि आपको कैसे पता कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है। मॉम ये सुनकर उसे शांत रहने के लिए कहती है और कहती है कि कुछ समय तुमने पहले लकीली ग्रैंडमा की जान बचा ली, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम आगे भी ऐसे ही सॉल्व करो। मॉम एंड डैड साथ में मिलकर आर्या की पेंटिंग को ग्रैंडमा के सामने आने से रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन श्रेया तो बार बार इसी की बात के ऊपर दबाव डाल रही होती है ताकि वो आर्या की इंसल्ट कर सके। ये सारी चीजें ग्रैंडमा बड़े ही ध्यान से देख रही होती हैं और उन्हें थोड़ी ही देर के अंदर एहसास हो जाता है कि क्वीन फैमिली अपनी अडॉप्टेड डॉटर से ज्यादा प्यार करते हैं बजाय अपनी रियल डॉटर के। इसलिए वो सोचती है कि जैसे वो उनके परिवार में आएगी वो उसे बहुत सारा प्यार देंगी। वो वहाँ से जाने लगती है। श्रेया को ऐसा लगता है कि ऐसा दोबारा मौका उसे नहीं मिलेगा, इसलिए वो जानबूझकर टीचर को टक्कर मारती है और टक्कर मारने से जो पेंटिंग होती है वो सबके सामने ओपन हो जाती है। पेंटिंग को देखते ही ग्रैंडमा उस पेंटिंग की तरफ खींची चली आती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये पेंटिंग कितनी ज्यादा खास है। सेरेना ने तो अपना काम कर दिया होता है, फिर वो अच्छी बनते हुए पेंटिंग को कवर करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ग्रैंडमा उसे धक्का देते हुए पीछे कर देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें पता भी है कि ये पेंटिंग कितनी ज्यादा खास, कितनी ज्यादा दुर्लभ है। फिर तुम गलती से इसे नुकसान पहुंचा देती हो तो इसे 10 लोग भी मिलकर इसे अच्छी तरीके से सुधार नहीं सकते हैं, इसलिए तुम इससे दूर रहो। अब सेरेना से बर्दाश्त नहीं होता है कि आर्या पेंटिंग में भी अच्छी हो सकती है। तभी ग्रैंडमा आर्या से पूछती है कि क्या ये सच है, इस पेंटिंग को तुमने बनाया है? आर्या हमें जवाब देती है। तभी सेरेना झूठा दावा करने लगती है कि ये पेंटिंग उसकी है। वो आर्या से कहती है कि मैंने तुम्हें वेंस फैमिली की मालकिन बनने का मौका दे दिया, लेकिन तुम मेरी पेंटिंग को इस तरीके से चुरा नहीं सकती हो। आर्या कहती है कि अभी तुमने क्या कहा कि ये पेंटिंग तुम्हारी है और मैंने तुमसे इसे चुराया है। अब श्रेया ने तो कभी पेंटिंग की नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो झूठा दावा कर रही होती है, जिस वजह से उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सच में पेंटिंग करना आता है। तब वो अपनी मॉम के सामने भी नाटक करने लगती है और कहती है कि मॉम आपको नहीं पता है कि मुझे पेंटिंग करना कितना ज्यादा पसंद है, मैं हमेशा ही पेंटिंग करती रहती हूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा कि वो मेरे कमरे में रह रही है, इसलिए उसने वहीं से इस पेंटिंग को ले लिया था। पिता भी ये सुनते हैं और उन्हें भी ऐसा लगता है कि शायद सेरेना सच बोल रही है, लेकिन ग्रैंडमा को सही नहीं लगता है, इसलिए वो डायरेक्टली आर्या से पूछती है कि क्या ये सच है? क्या इस पेंटिंग को तुमने बनाया या फिर अपनी बहन की बनाई गई पेंटिंग को तुम चुरा कर उसे अपना बता रही हो? मुझे बस तुमसे सच जानना है। अब आर्या कुछ भी कहे उससे पहले जो टीचर होते हैं वो खुद ही इस बात का दावा करने लगते हैं कि आर्या ने इस पेंटिंग को उनके सामने बनाया है और ये 100% उसकी ही पेंटिंग है, क्योंकि आर्या ने इस पेंटिंग को उनके सामने ही बनाया था और उन्होंने अपनी आंखों से इस पेंटिंग को उसे बनाते हुए भी देखा था। लेकिन झूठी सेरेना तो टीचर को भी झूठा बना देती है और टीचर से कहती है कि आखिर आर्या ने आपको कितने पैसे दिए हैं ये झूठ बोलने के लिए? ऐसी की बातें सुनकर तो टीचर भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं कोई छोटा मोटा टीचर नहीं हूँ जो कि पैसों की लालच में आकर किसी के साथ भी झूठ बोल सकता हूँ। मैं एक बड़ा टीचर हूँ, बड़े बड़े घरों में मेरी पहचान है और मैं बड़े बड़े लोगों को पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे पैसों की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से तुम झूठ बोल रही हो, मैं ऐसा पागल नहीं हूँ कि तुम्हारे कहने पे मैं झूठ को झूठ कह दूँ और सच को छुपा दूँ। टीचर की बातें सुनकर पिता श्रेया से गुस्से से कहते हैं कि बताओ ये सच में तुम्हारी पेंटिंग है या फिर नहीं। पिता को इतने गुस्से में देखकर श्रेया को ऐसा लगता है कि शायद वो फंसने वाली है, इसलिए वो तुरंत टेबल से चाकू उठाती है और अपने हाथ को कट करने की धमकी देती है। वह कहती है कि मैंने हमेशा से ही पेंटिंग की है, लेकिन मेरी बहन इस तरीके से मेरी आइडेंटिटी चुरा लेगी, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। अगर उसे मेरी पेंटिंग चाहिए तो वो रख सकती है, लेकिन मैं आज अपने नस को काट लूंगी। ऐसे कहते हुए अपनी कलाई पे कट लगा देती है। पिता अपनी प्यारी बेटी को जख्मी हालत
हालत में देखकर सारी सच्चाई पे खुद ही पर्दा डाल देते हैं और आर्या को इसका जिम्मेदार ठहरा देते हैं और फिर वो गुस्से में उसे घर से बाहर भी निकाल देते हैं। सेरेना ये सारी चीजें देख रही होती है और वो मन ही मन खुश हो रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि अब आर्या के पास कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि कटे हुए हाथ के साथ सेरेना को तो कोई भी पेंटिंग करने के लिए नहीं कहेगा और आर्या के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होगा अपने आप को साबित करने के लिए। तभी आर्या कुछ नहीं कहती है, बस वहाँ से चली जाती है। सबको ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी चीजों को पैक करने के लिए चली गई है और ये सुनकर तो सेरेना के चेहरे पे एक ऐसी स्माइल छा जाती है जिससे कि वो सभी को बता रही हो कि जो उसका है वो उसके पास ही रहेगा, कोई भी उसे छीन नहीं सकता है। तभी सेकंड फ्लोर से एक पेपर टेबल पे गिरता है, सभी डर जाते हैं और तभी सामने से आर्या हाथ में पेंटिंग की सामान लेकर सबके सामने आ जाती है। ये देखकर सेरेना उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। आर्या कहती है कि तुमने नहीं कहा था कि मैंने तुम्हारी पेंटिंग चुरा ली है, इसलिए मैं सबके सामने अपने आप को साबित करने जा रही हूँ ताकि लोगों को पता चल सके कि मुझे किसी और की चीजें चुराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो हुनर है वो किसी के पास नहीं है। ऐसा कहते हुए वो अपनी पेंटिंग स्टार्ट कर देती है। ये देखकर टीचर को सबसे ज्यादा खुशी होती है क्योंकि वो वापस से आर्या को ब्रश को तीखे अंदाज में मूव करते हुए देख पाएंगे, जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आ चुका है। आर्या बिना डिस्टर्ब हुए अपनी पेंटिंग कर रही होती है, लेकिन उसकी पेंटिंग को देखकर ग्रैंडमा सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। जब तक वो पेंटिंग करती रहती है तब तक वो उसकी तारीफ करती है। तारीफ करते टाइम वो आर्या के पेंटिंग में एक खास चीज को नोटिस करती है। वो देखती है कि आर्या ने अपनी पेंटिंग में ड्रैगन की आंखें नहीं बनाई है और उन्हें पता होता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जब कोई बड़ा इंसान ऐसी पेंटिंग सीख लेता है तब वो आंखें नहीं बनाता है, क्योंकि आंखों में वो लास्ट टच देने पे पेंटिंग की जो आत्मा होती है वो सबके सामने बाहर निकल आती है। आर्या ने अपनी पहली पेंटिंग में फिनिक्स की आंखें पूरी नहीं की होती है, लेकिन जब वो दूसरी पेंटिंग को सबके सामने बनाती है तब वो उसे सबके सामने कंप्लीट कर देती है और पेंटिंग जैसे ही कंप्लीट होती है उसके अंदर से फिनिक्स की आत्मा पेपर से बाहर आते हुए सबको दिखाई देती है, जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड होता है। लेकिन सेरेना यहाँ पे अपना दिमाग लगाती है और कहती है कि ये साबित हो गया, दूसरी पेंटिंग तुमने बनाई है लेकिन पहली पेंटिंग मेरी है, क्योंकि अगर इस पेंटिंग को तुमने बनाया होता तो इस पेंटिंग के अंदर से भी फिनिक्स की आत्मा बाहर निकलती। सेरेना ने अपने आप को साबित करने के लिए अच्छा पॉइंट तो पकड़ा होता है, लेकिन इस बेवकूफ को ये नहीं पता होता है कि अब तक आर्या ने अपनी इस पेंटिंग को कंप्लीट ही नहीं किया है। अब इस बात से अनजान सेरेना अपनी बहन के ऊपर इल्जाम लगाए जा रही होती है। आर्या उसकी सभी बातों को सुनती है और कहती है कि ठीक है, मैं इस पेंटिंग को भी अपनी पेंटिंग साबित कर देती हूँ। फिर वो आगे बढ़ती है, टेबल पे रखी हुई चाय में से थोड़ी सी चाय निकालती है और इस पेंटिंग पे डाल देती है, जिस वजह से ड्रैगन की आंखें बन जाती है और इस पेंटिंग से भी फिनिक्स वाले ड्रैगन की आत्मा सबके सामने बाहर निकलते हुए दिखाई देती है। फिर आर्या धीरे धीरे अपनी बहन की तरफ बढ़ती है। ये देखकर वो डरने लगती है और कहती है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो। आर्या कहती है कि पुराने समय में अगर कोई भी झूठ बोलता है तो पता है ना उसके साथ क्या होता है। फिर वो टीचर की तरफ देखती है। टीचर कहता है कि पुराने समय में जो भी इस तरीके का झूठ बोलता है उसके हाथ को कटवा दिया जाता है। इसीलिए सेरेना, तुम्हें खुशी मनानी चाहिए कि तुम इस युग में पैदा हुई हो, नहीं तो पुराने समय में तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हारे हाथ काट दिए जाते। तभी आर्या टेबल पे रखे हुए चाकू को उठाती है और धीरे धीरे अपनी बहन की तरफ बढ़ने लगती है। सेरेना जब ये देखती है तब वो डरती हुई अपनी माँ के पास झुक जाती है और कहती है कि माँ, तुमने मुझे ज्यादा प्यार दिया है ना, इसलिए वो मुझसे जल रही है और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर माँ आर्या को डांट लगाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी बहन कितनी ज्यादा अच्छी है, तुमने उसके मंगेतर को चुरा लिया, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और तुम उससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। आर्या कहती है कि क्या यही सच है कि मैंने उसके मंगेतर को चुरा लिया। ये सुनते ही पिता उसे डांट लगाते हुए शांत करने की कोशिश करते हैं ताकि सच्चाई ग्रैंडमा के सामने न आ जाए। वो आर्या से कहते हैं कि जब से तुम क्वीन फैमिली में आई हो, क्वीन फैमिली की शांति भंग हो गई है और अब तुम अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने पे लगी हुई हो। ये सुनकर आर्या अपने हाथ से चाकू को नीचे गिरा देती है और धीरे धीरे अपनी बहन की तरफ बढ़ने लगती है। माँ ये देखकर डर रही होती है कि अब आगे क्या होगा, लेकिन आर्या तो आगे बढ़ती है और सेरेना के हाथों पे मैसेज करते हुए उसके हाथ के जख्म ठीक कर देती है और उसके हाथ में पेंटिंग वाले ब्रश थमा देती है और कहती है कि जल्दी से पेंटिंग बनाओ। तुमने कहा था ना कि ये पहली पेंटिंग तुमने बनाई थी, इसलिए अब तुम्हारे पास बहाने करने का कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे जख्मों को भर दिया है और अब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय पेंटिंग करने का। अब तो सेरेना बुरी तरीके से अपने जाल में ही फंस चुकी होती है और ऊपर से जो ग्रैंडमा होती है वो भी उसके झूठे आंसू को देखकर उसे कहती है कि अब ये चोर के आंसू बहाना बंद कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक झूठी लड़की हो। तुम अपने आंसू से अपने परिवार को बहला सकती हो, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं अब साफ साफ देख सकती हूँ कि तुम कितनी झूठी हो। अब सेरेना तो फंस चुकी होती है, लेकिन वो तुरंत और थोड़े आंसू बहाती है और अपनी मॉम को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरी बहन ने तो इसे ठीक कर दिया है, लेकिन हाथ के अंदर मुझे और भी दर्द महसूस हो रहा है। ये सुनकर माँ उसके हाथ से पेंटिंग वाली ब्रश हटा देती है और कहती है कि तुम्हें साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। आर्या को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो अपनी मॉम से कहती है कि आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी अडॉप्टेड डॉटर कितना भी झूठ क्यों ना बोले, आप उसके ही बातों पे भरोसा करोगी, बजाय इसके कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ और आपको सच्चाई दिखा रही हूँ। समझाने की कोशिश करती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों बच्चियों से बराबर प्यार करती है। लेकिन आर्या को पता होता है कि उसकी मॉम उससे झूठ बोल रही है, इसीलिए वो परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ देती है और कहती है कि अब मुझे इस परिवार में एक पल भी नहीं
रहना है और इसके बाद वो परिवार छोड़कर यहाँ से जाने लगती है। मॉम उसे रोकने की कोशिश तो करती है लेकिन श्रेया अपने झूठे हाथ के दर्द को लेकर खड़ी हो जाती है, जिस वजह से मॉम रुक जाती है। इस तरीके से आर्या जब घर से बाहर निकल रही होती है तब उसे पहली बार दुख और दर्द का एहसास होता है। उसने इस फीलिंग को कभी भी महसूस नहीं किया होता है, आज ये पहली बार था। फिर वो यहाँ से जाने वाली होती है तभी ग्रैंडमा उसे रोकती है। वो कहती है कि क्वीन फैमिली अंधी है लेकिन वो नहीं, वो साफ साफ सारी चीजें देख सकती है। उन्हें ये भी पता है कि क्वीन फैमिली उसे पसंद नहीं करती है और उसे अपना परिवार नहीं मानते हैं, लेकिन वो उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। इसलिए वो चाहती है कि आर्या उनके साथ उनके फैमिली में रहे, क्योंकि वो आर्या को दिल से अपनी बहू मानती है। इसलिए वो चाहती है कि वो उसके घर पे ही रहे। ये सुनकर तो सेरेना का मुंह बन जाता है। वो ग्रैंडमा के पास जाती है ताकि वो उन्हें कन्विंस कर सके, लेकिन घर का नौकर उन्हें दूर पे ही रोक देता है। वो कहता है कि घर की मालकिन को किसी अजनबी के उनके पास आना पसंद नहीं है। सेरेना कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने पहले ही आर्या के साथ रिश्ते तोड़ दिए हैं, इसलिए वो क्वीन फैमिली से नहीं है, तो आखिर आप उसे वैन फैमिली की डॉटर इन लॉ कैसे मान सकती हैं? वो मैं हूँ जो कि वैन्स फैमिली की डॉटर इन लॉ होगी। ग्रैंडमा कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारे जैसे घमंडी लड़की को अपने परिवार में शामिल नहीं करूंगी। आर्या एक सुलझी हुई लड़की है, इसलिए मैं उसे अपने परिवार में शामिल कर रही हूँ। मेरे परिवार में आने के बाद उसका एक परिवार होगा और उसकी एक लेवल भी होगी। इसके बाद उसे कोई भी अपमान करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। सेरेना ग्रैंडमा से बहस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसके डैड उसे शांत कर देते हैं और कहते हैं कि ग्रैंडमा आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बेटी तो बस मजाक कर रही थी। आर्या तो मेरी अपनी बेटी है और हम उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ग्रैंडमा उसे भी डांट लगाती हैं और कहती है कि मुझे पता है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया। गोद ली हुई बेटी के प्यार में आकर तुम सब हमेशा ही आर्या को नीचे दिखाने की कोशिश करते हो और ये भी नहीं सोचते हो कि आर्या के ऊपर क्या बीती होगी। इसीलिए अब से आर्या को अपनी फैमिली में शामिल करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अब से वो हमारी फैमिली की मेंबर है। फिर ग्रैंडमा के लोग आगे बढ़ते हैं और आर्या से पूरे अदब के साथ उसे घर पे जाने के लिए इन्वाइट करते हैं। आर्या भी इनके प्यार और सम्मान को देखकर सोच रही होती है कि इस परिवार से मैं थोड़ी देर पहले मिली थी, लेकिन ये परिवार कितना ज्यादा अच्छा है। दूसरी तरफ मेरा परिवार, जिसकी मैं अपनी बेटी हूँ, लेकिन ये फिर भी गोद ली हुई बेटी की वजह से मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मुझे इस परिवार को छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी परिवार का तो मेरा काम पूरा हो गया है और मुझे अब इस फैमिली में जाकर अपने काम को पूरा करना होगा, तो यहाँ पे रहने का मेरा कोई भी मतलब नहीं बनता है। ऐसा सोचते हुए वो पेंस फैमिली के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। उसे इस तरीके से जाते हुए देखकर सेरेना को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करती है, जिसे ऐसा करते हुए उसकी मॉम देख लेती है। वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा है ना? लेकिन सेरेना इसमें बहुत ही गुस्से में होती है। वो अपने मॉम एंड डैड दोनों को ही धक्का दे देती है और अपना असली चेहरा उनके सामने लाती है। मॉम जब पहली बार उसका असली चेहरा देखती है तब वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। उन्हें पहली बार शक होता है कि ये गोद ली हुई बेटी सच में उनके सामने रहकर दिखावा करती है और असल में वो ऐसे ही है और इसकी वजह से वो लोग अपनी बेटी के साथ गलत कर रहे हैं। तब से ही मॉम को सेरेना पे शक होने लगता है। इधर सेरेना इस चीज को नोटिस कर लेती है और तुरंत वो मॉम के सामने नाजुक बनने की कोशिश करने लगती है। वो मॉम से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। ये सोच रही थी कि जिस तरीके से ग्रैंडमा आर्या को पसंद करने लगी है, उसी तरीके से आप लोग भी उसे पसंद करने लगोगे, क्योंकि वो मुझसे कई गुना ज्यादा बेहतर है। इसके नाटक में वापस से मॉम फंस जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी प्यारी बेटी के बारे में गलत सोच रही थी। वो कहती है कि नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। उन्हें तो इसकी सबसे ज्यादा फिक्र है, इसलिए वो चाहती है कि वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाए ताकि उसकी कलाई पूरी तरीके से ठीक हो सके। दूसरी तरफ हम आर्या को देखते हैं, जिसे ग्रैंडमा अपने घर पे ले जाती हैं और घर पे ले जाते ही सबसे पहले वो उसे एडियन के कमरे में लेकर जाते हैं और आर्या को उसे ट्रीट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि सबको विश्वास होता है कि आर्या कोई साधारण लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके पास आध्यात्मिक ऊर्जा है जो कि उसे देखकर साफ साफ पता चलता है। उन्हें विश्वास होता है कि शायद आर्या एडियन की जान बचा सकती है, इसलिए ग्रैंडमा उसके सामने झुककर रिक्वेस्ट करने लगती है। तब आर्या उनकी मदद करने के लिए मान जाती है। वो आगे बढ़ती है और एडियन की जांच करती है। थोड़ी देर के अंदर वो पता लगा लेती है कि ये पर्सन कोमा में नहीं है, बल्कि इसे तो ऐसा जहर दिया गया है जिससे वो धीरे धीरे मर रहा है। जहर की बातें सुनकर तो ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब तक इन्हें ये बताया गया था कि एडियन कोमा में है और धीरे धीरे वो मर रहा है। लेकिन जहर के बारे में आर्या ने पहली बार खुलासा किया होता है, इसलिए उन्हें विश्वास होता है कि जो लड़की जहर के बारे में पता लगा सकती है वो उसका इलाज भी कर सकती है। आर्या भी उन्हें विश्वास दिलाती है कि हाँ, वो उनका इलाज कर सकती है और हो सकता है कि वो कल जग जाए, लेकिन उसके लिए उसे ऐसी दवाइयाँ चाहिए जो कि दुर्लभ होती हैं। ये सुनकर तुरंत पेन और पेपर लाने के लिए जाता है, लेकिन आर्या उसे मना करती है और कहती है कि मुझे खुद ही जाकर दवा को लेना होगा, क्योंकि थोड़ी सी दवा ज्यादा या फिर थोड़ी सी दवा अगर कम होती है तो इससे इसकी जान जा सकती है। ये सुनकर ग्रैंडमा तुरंत इसके लिए कार ऑर्गेनाइज करने के लिए कहती है और साथ ही वो आर्या से ये भी कह देती है कि जहाँ पे वो दवा लाने के लिए जा रही है वहाँ पे वो उसके बारे में पहले से ही इन्फॉर्म कर देंगी। दूसरी तरफ हम उसी सेम डॉक्टर को देखते हैं जिसके पास सेरेना की मॉम उसे लेकर आई होती है ताकि वो उसकी कलाई को ठीक कर सके। डॉक्टर उसके हाथ को चेक करते हैं और कहते हैं कि ज्यादा गहरी चोट नहीं है, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है, अब आप जा सकते हो। वो दोनों बाहर आते हैं और कार में बैठ जाते हैं। तभी सेरेना नोटिस करती है कि एडियन की कार इसी हॉस्पिटल में आकर रुकती है और जैसे वो देखती है कि उस कार से बटलर आर्या को बाहर निकाल रहा है, उसे बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है। वो कहती है कि वो बुढ़िया हमेशा ही मेरे साथ बदतमीजी से पेश आती है और इस लड़की के साथ पता नहीं इसे क्या होता है कि इतनी ज्यादा नर्म दिल के हो जाती है, इसलिए मुझे इसे खत्म करना होगा। फिर वो अपनी मॉम से बहाना बनाती है कि उसे कुछ काम है, तो वो बहाना बनाते हुए कार से बाहर निकल जाती है।
उसकी मॉम घर चली जाती है और फिर वो आर्या का पीछा करते हुए वापस से हॉस्पिटल में चली जाती है और आर्या को दवा पैक करते हुए देखकर छुपकर वो उसकी बातें सुनने लगती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि आर्या अब एडियन के इलाज करने के लिए दवा इकट्ठा कर रही है। ये सुनकर तो उसे और भी ज्यादा चिंता होने लगती है। वो सोचती है कि अगर सच में इसकी बहन एडियन को ठीक कर देती है तो वो सच में उस फैमिली की बहू बन जाएगी, तो उसे हराना, उसे तबाह करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो अपनी बहन को परेशान करने के लिए वापस से उसके पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ पे किस चीज का दिखावा करने के लिए आई हो? तुमने ग्रैंडमा को ठीक कर दिया था जो कि सिर्फ इत्तेफाक था, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब एडियन को भी ठीक कर दोगी? अगर तुमसे कोई गलती हो जाती है और तुम्हारी गलती की वजह से एडियन की मौत हो जाती है तो तुम्हें पता है ना कि आगे तुम्हारे साथ क्या होगा। ये सुनकर आर्या धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर वो डरने लगती है। ये देखकर आर्या उससे कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारने वाली हूँ, मेरी हाथ गंदी हो जाएगी और वैसे भी मुझे दवा भी पैक करना है। तुम तो वही लड़की हो ना जो कि पहले एडियन से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे आने के बाद अब तुम उसके पीछे ही पड़ गई हो। आखिर तुम्हें हर बार मेरी ही चीजें क्यों पसंद आती है, जैसे कि मेरे परिवार, मेरा घर, मेरी चीजें, मेरी पेंटिंग, मेरा रूम। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि मेरी चीजों से दूर रहो, नहीं तो तुम्हें ज्यादा नुकसान झेलना पड़ जाएगा। ये सुनने के बाद भी सेरेना उससे उकसाना बंद नहीं करती है, जिस वजह से आर्या गुस्से में उसे फिर से थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ मारने के बाद कहती है कि तुम्हारे जैसे लोगों को ऐसे ही समझ में आता है, और फिर वो अपने दवा पे करती है और बटलर के साथ वहाँ से चली जाती है। तो मेडिकल शॉप पे जो लड़का होता है वो सेरेना के पास आता है, लेकिन सेरेना अपना गुस्सा उसके ऊपर निकालने लगती है। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो मेडिकल शॉप वाले लड़के से कहती है कि कुछ समय पहले मेरी मॉम का इलाज हो रहा था, डॉक्टर ने कहा था कि जो दवा उन्हें दी जा रही है वो उन्हें ज्यादा डोज में ना दी जाए, नहीं तो उनकी मौत हो सकती है। क्या यह बात सच है? वो कहता है कि हाँ, ऐसा ही बात थी। ये जानने के बाद सेरेना समझ जाती है कि अब आगे उसे क्या करना है। दूसरी तरफ हम आर्या को देखते हैं जो कि मेडिसिन लाती है, उससे दवा बनाती है और ग्रैंडमा उस दवा को अपने पोते को पिला देती है। फिर वो एरिना से पूछती है कि क्या मेरा पोता ठीक हो जाएगा? एरिना कहती है कि कल आपका बेटा ठीक हो जाएगा। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, कल ही तुम्हारी उससे शादी होगी। फिर वो कमरे से बाहर चली जाती है। इसके बाद आर्या एडियन की बॉडी की जांच करती है। जांच करने से उसे पता चलता है कि इसकी बॉडी के अंदर 3 बुरी कीलें चुभवाई गई हैं, जो कि इसकी आत्मा को धीरे धीरे नष्ट कर रही है। इससे जो जहर दिया गया था, जहर की वजह से ये जाग नहीं पा रहा था और ये काली चीज इसकी आत्मा को धीरे धीरे निगल रही थी। आर्या को पता चल जाता है कि एडियन के साथ हो क्या रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि ये सारी चीजें इसके साथ कर कौन रहा है। ग्रैंडमा ने आर्या के साथ अच्छा व्यवहार किया था और उसे अपनी बेटी की तरह रखा था, जिस वजह से आर्या एडियन की जान बचा रही होती है, लेकिन उसे पर्सन के बारे में पता लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है जो कि इस परिवार के साथ गलत कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो ग्रैंडमा होती हैं, वो अपने फेवरेट बटलर के साथ बैठकर बातचीत कर रही होती हैं कि आखिर उनके बेटे को नुकसान पहुंचाने की कौन हिम्मत कर सकता है, क्योंकि शहर में तो सबसे ज्यादा पावरफुल उनका ही परिवार है। उनके परिवार से कोई भी भिड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। आगे वो कहती है कि एडियन उनके परिवार का इकलौता वारिस है। बरसों पहले मैनसन फैमिली को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था, पहला ब्रांच और दूसरा ब्रांच के रूप में। पहली ब्रांच की सभी चीजें एडियन के ग्रैंडपा यानी कि मेरे हस्बैंड हैंडल करते थे और दूसरा उनके भाई हैंडल करते थे, लेकिन जब से दोनों की मौत हुई है तब से उनके पोते ही अपनी कंपनी को संभाल रहे हैं। तो फिर आखिर एडियन को मारने से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? तभी एरेना के पावर यूज करने की वजह से अचानक से मौसम में बदलाव होने लगता है और बादल बिजली कड़कने लगते हैं। दूसरी तरफ हम दूसरी वेंस फैमिली को देखते हैं जो कि कंपनी के दूसरे ब्रांच को हैंडल करते हैं। इस परिवार में हुन और उसकी माँ है और ये लोग पहली वेंस फैमिली मतलब कि एडियन और ग्रैंडमा के रिलेटिव हैं। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तब हमें ये पता चलता है कि एडियन के साथ या फिर उसके फैमिली में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके पीछे यही दोनों हैं। ये दोनों चाहते हैं कि एडियन किसी भी रीजन से मर जाए और उसकी शादी ना हो और उसके परिवार में कोई भी वारिस ना आए, जिस वजह से इनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, परिवार में कोई भी वारिस ना होने की वजह से वो सारी की सारी प्रॉपर्टी दूसरे वेंस फैमिली मतलब सभी की सभी चीजें उनकी हो जाए। और इसीलिए इन्होंने एडियन को जान से मारने के लिए किसी बाबा का यूज किया था और एडियन की बॉडी में वो काली चीज डाल दी थी, जिस वजह से उसकी आत्मा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उनकी मॉम मुझसे कहती है कि अब बहुत ही जल्द सारी की सारी चीजें तुम्हारी होने वाली है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए किसी लड़की को ढूंढ लो और उससे शादी कर लो ताकि सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे आने वाले बच्चे की हो जाए। ये सुनकर हुन कहता है कि मैं भी किसी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। कुछ समय पहले मैं एक पार्टी में उससे मिला था, जब वो म्यूजिक प्ले कर रही थी तभी मैंने अपना दिल उसे दे दिया था। हुन जिस लड़की के बारे में बात कर रहा होता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सेरेना ही होती है। सिनकट होता है और अगला दिन आर्या और एडियन की शादी का दिन होता है, जिसके लिए आर्या के पेरेंट्स रेडी हो रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे सेरेना आती है। आर्या के थप्पड़ मारने की वजह से उसका चेहरा सूज गया होता है। पिता जैसे उसे इस हालत में देखते हैं वो उसे पूछते हैं कि उसके चेहरे पे क्या हुआ है। सेरेना बस इसी बात का इंतजार कर रही होती है। जैसे उसके पिता इस बात को पूछते हैं वो तुरंत आर्या के खिलाफ अपने पिता को भड़काने लगती है। वो कहती है कि बस मैं अच्छे वे में आर्या को समझाने जा रही थी कि वो एडियन का इलाज नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी वो इलाज करने की जिद पे अड़ी रही और जब मैंने उससे मना किया तब उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। डैड बस मैं इतना चाहती थी कि हम लोग उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम फेस ना करें,
इसीलिए मैं उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। पिता ये सुनकर आग बबूला हो जाते हैं और तुरंत उसे रोकने के लिए एडियन के घर पे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि शादी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती हैं। शादी में कुछ ही लोग आए होते हैं जो कि काफी खास होते हैं। ग्रैंडमा अपने लोगों से बात कर रही होती हैं, तभी यहाँ पे क्वीन फैमिली आ जाती है और वो आते ही आर्या को देख लेती हैं, इसलिए वो उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। आर्या एडियन के कमरे में जाती है जहाँ भी बटलर पहले से ही होता है। वो आर्या को देखकर पूछता है कि आखिर इन्हें पूरी तरीके से ठीक होने में कितना समय लगेगा। आर्या बताती है कि बस इस दवा को पिलाने के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं उनके शादी के कपड़े लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है और आर्या एडियन को दवा पिलाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इस टाइम दखल अंदाजी करने की वजह से आर्या उन सभी को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। पिता को ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लग जाती है। वो आर्या से कहते हैं कि क्या कभी किसी ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाया कि अपने बड़ों से किस तरीके से पेश आना चाहिए। ये सुनकर आर्या कहती है कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेरा क्वीन फैमिली से अब कोई भी रिश्ता नहीं है, इसीलिए मुझे बात करने की तमीज है या फिर नहीं है, आपको इस पे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे एडियन को दवा पिलाना है, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। ऐसे कहते हुए वो आगे बढ़ती है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं और उसे दवा पिलाने से रोकने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम इससे उसकी तबीयत खराब कर दोगी। और ठीक इसी समय जब किसी का भी ध्यान सेरेना पे नहीं होता है, सेरेना छुपकर एडियन के पास आती है और उसे कुछ पिला देती है और बिना किसी को पता लगे वो वापस से खड़ी हो जाती है। तब यहाँ पे बटलर भी कपड़े लेकर आ जाता है। आर्या के साथ उसके पिता को इस तरीके से देखकर बटलर तुरंत उन्हें डांट लगाता है और वो तुरंत दूर हट जाते हैं। आर्या के पिता बटलर को समझाने की कोशिश करते हैं कि आर्या उनकी अपनी बेटी है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो गलती ना करे और जो भी उसने गलती किया है उसके लिए वो बाहर जाकर सबसे माफी मांग ले और ये कह दे कि वो एडियन की जान नहीं बचा सकती है, क्योंकि मुझे अपनी बेटी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो किसी की जान बचा सकती है। ये सुनकर तो जो बटलर होता है वो कहता है कि आर्या मैडम ने तो कल ही आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया था, इसलिए अब वो क्या कर रही हैं और किसके साथ कर रही हैं आपको कुछ भी बोलने का हक नहीं बनता है। और पेंस फैमिली की सभी लोगों को आर्या मैडम पे भरोसा है कि वो एडियन की जान बचा लेंगी, इसलिए आपको यहाँ पे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी अचानक से एडियन को खून की उल्टी होना स्टार्ट हो जाता है। सेरेना अपनी बहन को देखती है और मुस्कुराने लगती है, जैसे कि वो अपनी मुस्कुराहट से बता रही हो कि वो अपनी बहन से कभी भी आगे नहीं निकल सकती है। सभी ये देखकर घबराने लगते हैं। तुरंत नौकर द्वारा ग्रैंडमा तक ये बात पहुंच जाती है और ग्रैंडमा भी घबराते हुए अंदर आती है। ग्रैंडमा को देखते ही सेरेना इस बार ग्रैंडमा को भड़काने की कोशिश में लग जाती है। वो ग्रैंडमा से कहती है कि मुझे माफ कीजिएगा कि मैं आपको इसके बारे में पहले नहीं बता पाई, लेकिन मैंने आर्या को मेडिकल शॉप से ड्रग्स खरीदते हुए देखा था। उस समय आर्या ये भी कह रही थी कि इस तरीके से वो आसानी से एडियन को खत्म कर सकती है और पूरी की पूरी वेंस फैमिली की संपत्ति पे कब्जा भी कर सकती है और किसी को उसके ऊपर शक भी नहीं होगा। मैं जब उसे ऐसा करते हुए देखा था तो मैं उसे रोकने के लिए उसके पास भी गई थी। तब उसने न सिर्फ मेरी बातों को अनसुना किया बल्कि मुझे रोकने पे मुझे थप्पड़ भी मार दिया। ये सुनकर मॉम हैरान हो जाती है और सेरेना को ही बात सुनाने लगती है। वो कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो तुम अपनी बहन के ऊपर इस तरीके से घटिया इल्जाम मत लगाओ। लेकिन सेरेना तो अपने झूठ पे अड़ी रहती है, जिस वजह से जो ग्रैंडमा होती है वो आर्या से इसके बारे में पूछती है और कहती है कि क्या वो तुम्हारी बहन जो कह रही है वो सच है। आर्या पूरी तरीके से शांत रहती है और ग्रैंडमा से कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ग्रैंडमा उसकी कॉन्फिडेंस को देखती हैं और उसके ऊपर जरा सा भी शक नहीं करती हैं। ये देखकर सेरेना को ऐसा लगता है कि शायद उसका ये प्लान भी खराब हो जाएगा, इसीलिए वो फिर से आगे आती है और कहती है कि एडियन को जहर दिया गया है, वो थोड़ी ही देर के अंदर मर जाएगा। अगर किसी को भी मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद है, आप उनसे इसकी जाँच करने के लिए क्यों नहीं कह देती हो। तभी यहाँ पे वो पुराने डॉक्टर भी आ जाते हैं जो की शादी को अटेंड करने के लिए आए थे। वो एडियन की जाँच करते हैं और बताते हैं कि एडियन के पूरे बॉडी में जहर फैल चुका है, जिस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक ही जीवित रह सकता है। ये सुनकर सेरेना कहती है कि एक तो एडियन की जिंदगी वैसे ही कम थी, उसके पास सिर्फ 7 दिन ही बचे थे, लेकिन तुमने उसे जहर देकर उसके वो चंद पल भी तुमने उससे छीन लिया। आज तो उसके लिए सबसे बड़ा दिन था। अब जल्दी चलो ग्रैंडमा से अपने किए गए की माफी मांग लो, नहीं तो ग्रैंडमा तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। तभी पिता भी अपने बॉडीगार्ड को आगे कर देते हैं ताकि वो एरिना को पकड़ सके। सब देख के सेरेना काफी खुश होती है। वो अपनी बहन के पास आती है और कहती है कि जो चीज मेरी है मैं उसे छीन कर ही लेती हूँ, तुम कभी मत सोचना कि तुम मुझसे आगे आ सकती हो। की बातें सुनकर आर्या कहती है कि तुम्हें पता है कि मुझे किन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत होती है, जो कि मेरी चीजों पे अपना हक जमाते हैं। और वैसे भी एडियन की शादी तो मुझसे होने वाली थी, इसलिए तुम इससे कभी भी मुझसे छीन नहीं सकती हो। ऐसा कहते हुए वो उसके गले को दबाने लगती है। ये देखकर कुछ बॉडीगार्ड सेरेना को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आर्या के सामने वो टिक नहीं पाते हैं। वो अपने थोड़े से पावर का यूज करते हुए इस हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड को भी धूल चटा देती है। तभी एडियन वापस से खून की उल्टियां करने लगता है, जिसे देखकर ग्रैंडमा की हालत खराब होने लगती है। वो बुरी तरीके से रोना स्टार्ट कर देती है और ये देखकर आर्या एडियन की जान बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। उसे जान बचाते हुए देखकर सेरेना डरने लगती है और सोचती है कि अगर इस लड़की में अगर सच में कोई खास बात हुई और इसने इस लड़की को बचा लिया तो उसका प्लान तो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। इसलिए वो उसे रोकने के लिए पूरी कोशिश करने लगती है। वो एडियन के पास ना जाने तक रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आर्या उसे धक्का देती है और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है। ट्रीटमेंट के बाद एडियन की सांसें थमने लगती है और बटलर जब सांसें चेक करता है तब वो मैडम को बताता है कि इसकी सांसें तो रुक गई हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेरेना प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसकी मॉम उसे डांट लगाती है। फिर ग्रैंडमा सभी को
यहाँ से जाने के लिए कहती है ताकि वो आखिरी समय में अपने पोते के साथ कुछ समय बिता सके। फिर सभी को ही एक एक करके कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है। बटलर आखिर में आर्या को कमरे से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आर्या अभी भी एडियन को ट्रीट करने लगती है। ये देखकर वो उसे रोकता है और कहता है कि अब आपको भी यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन ग्रैंडमा आर्या को इस तरीके से अपने पोते को ट्रीट करते हुए देखकर उससे पूछती है कि क्या अब भी तुम मेरे पोते को बचा सकती हो। आर्या बताती है कि उनके पोते की कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी है, लेकिन फिर भी वो उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करेगी। ग्रैंडमा आर्या की बातों पे भरोसा करती हैं और बटलर के साथ वहाँ से जाने लगती हैं। जब वो कमरे से बाहर निकल रही होती हैं तब वो अपने हस्बैंड की लास्ट मोमेंट की बातें याद करती हैं। जब उनके हस्बैंड मर रहे होते हैं तब उन्होंने मरने से पहले अपनी वाइफ से कहा होता है कि उनके परिवार के लोगों को इस लेवल तक पहुँचने में कहीं न कहीं मिस्टिक सेट के लोगों का भी बलिदान लगा है, इसलिए जब भी वो लाइफ में किसी भी मिस्टिक सेट के लोगों से मिले तो उनके साथ अच्छी तरीके से पेश आए। अपने हस्बैंड की वो कही गई बातें ग्रैंडमा ने अब तक याद रखा था और वो कहीं न कहीं आर्या को लेकर उनकी ऐसी फीलिंग थी कि कहीं न कहीं वो किसी मिस्टिक सेट से आई हुई है, इसलिए वो उसके ऊपर इतना ज्यादा विश्वास करती थी। कमरे से सबके चले जाने के बाद आर्या जब एडियन का इलाज कर रही होती है तब उससे पता चलता है कि जो उसकी दूसरी आधी सोल है वो तो इसकी ही बॉडी में है। तो वो सबसे पहले एडियन की बॉडी से अपना सोल बाहर निकालती है और अपनी शक्तियों को पूरा कर लेती है। ऐसा करने से अब उसके पास इतने सारे पावर्स आ चुके होते हैं कि आधे घंटे के अंदर मरे हुए किसी भी व्यक्ति को वो आसानी से पुनर्जीवित कर सकती है। वो वापस से अपने आसन में बैठती है और अपनी शक्तियों को जागृत करती है और आसपास की ऊर्जा को अपने अंदर सोखने लगती है। ऐसा होने पे मिस्टिक सेट की भी शक्तियाँ किसी के पास खींची जाने लगती है, जो कि ये देखकर यहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो डरने लगते हैं। सभी अपने सीनियर से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। सीनियर इसकी जांच करता है और इसे पता चलता है कि ये सारी की सारी ऊर्जा उनके मास्टर के पास जा रही है। साथ ही उन्हें ये भी पता चल जाता है कि आर्या को जो अपनी आधी सोल लेना था वो उसे मिल चुका है, जिस वजह से उसकी पूरी शक्तियाँ उसके पास वापस जा रही हैं। इसलिए वो बहुत ही जल्द मिस्टिक सेट बन जाएगी और उनकी गुरु भी बन जाएगी और साथ ही वो अमरता भी हासिल कर लेगी। इसलिए ये लोग उसकी तैयारियों में लग जाते हैं ताकि वो सारे लोग खुद ही आर्या के पास जाकर उसकी सफलता के लिए उसकी बधाई दे। दूसरी तरफ आर्या ने भी अब तक अपनी सभी शक्तियों को अपने पास खींच लिया होता है, जिस वजह से उसकी आंखें भी सुनहरी होने लगती हैं। सीन कट होता है और आगे हम हुन और उसकी मॉम को देखते हैं, जो कि एडियन की शादी को देखने के लिए आ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एडियन तो बहुत ही जल्द मरने वाला है, तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तभी हुन की मॉम के पास किसी का कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि मिस्टिक सेट के जो मास्टर हैं उन्होंने अपनी शक्तियाँ पूरी कर लिया है, जिसके लिए सभी मिस्टिक सेट के लोग उनके पास जाएंगे और उन्हें बधाई देंगे। ये सुनकर इन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मिस्टिक सेट का सपोर्ट मिलना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। और वैसे भी ये लोग मैजिक से रिलेटेड कई सारी चीजें करते रहते हैं ताकि वो दूसरे को बर्बाद कर सके, खुद आगे बढ़ सके। इसलिए जब उन्हें मिस्टिक सेट के गुरु के बारे में पता चलता है तो वो इतने अच्छे मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देते हैं और बड़ी सी पार्टी करने के लिए खुद ही जिम्मेदारी ले लेते हैं ताकि वो इसके जरिए मिस्टिक सेट की गुरु तक पहुंच सके। दूसरी तरफ कमरे से ग्रैंडमा बड़ी उदास होकर हॉल में आकर बैठ जाती हैं। ग्रैंडमा को देखते ही सेरेना उनका दिल जीतने की कोशिश करती है और उन्हें अपनी ग्रैंडमा बनाने की कोशिश करती है। ग्रैंडमा गुस्से में होती है और वो उसे डांट लगा देती है और कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी बात करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इतनी बेइज्जती सुनने के बाद भी सेरेना शांत नहीं रहती है। वो वापस से ग्रैंडमा से बातें करना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर तो मॉम उसे डांट लगाती है और कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि इस समय मैडम कितनी ज्यादा उदास है और तुम उन्हें उकसाने की कोशिश कर रही हो ताकि वो तुम्हारी बहन को जान से मार डाले। इसके बाद वो ग्रैंडमा से माफी मांगती है और कहती है कि आप मेरी बेटी को माफ कर दीजिएगा, बदले में मैं अपनी फैमिली की आधी प्रॉपर्टी आपके फैमिली में देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सेरेना अपनी मॉम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मॉम उसकी बातें नहीं सुनती है। उसके साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से पेश आती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो, तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी बहन है लेकिन फिर भी तुम उसे फंसाने की कोशिश कर रही हो। सेरेना ने तो अपनी माँ के बारे में बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, इसलिए जब वो ऐसा बर्ताव करती है तो वो वापस से रोना धोना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मुझे पता था कि आप मुझसे नहीं बल्कि अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करती हो, इसलिए आप मुझ पे ध्यान ही नहीं देती हो। भले ही आपकी बेटी आर्या ने कितनी भी बड़ी गलती क्यों न की हो, आप उसे कवर करने की कोशिश कर रही हो। तभी यहाँ पे आर्या भी आ जाती है। आर्या को देखकर सेरेना उससे कहती है कि तुमने बहुत ही बड़ा गुनाह किया है, जिस वजह से मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करने वाली हूँ। इस बारे में कंप्लेन करूंगी कि तुमने किसी को जहर दिया और उसे जान से मारने की कोशिश की। ये सुनकर मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो अपनी बातों पे अड़ी रहती है। ये देखकर मॉम अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने हस्बैंड से मदद मांगती है, लेकिन वो भी उनकी मदद नहीं करते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद सेरेना मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि एडियन के मर जाने के बाद अब मेरी बहन पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी, क्योंकि वेंस फैमिली से कोई भी इतनी आसानी से नहीं बचता है। तभी जो बटलर होता है वो एरिना की तरफ देखता है और इशारे में एडियन के बारे में पूछता है। वो भी इशारे से बता देती है कि एडियन सही है। ये सुनते ही बटलर तुरंत इसके बारे में ग्रैंडमा को बताता है। ग्रैंडमा ये सुनकर तो पूरी तरीके से इमोशनल हो जाती है और आर्या के सामने झुककर उसका शुक्रिया अदा करती है। सेरेना को समझ नहीं आता है कि ग्रैंडमा उसके सामने क्यों झुक रही है, इसलिए वो उसे कहती है कि आपको इस लड़की से माफी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि इसने एडियन को जान से मारने की कोशिश की थी। बटलर कहता है कि क्या तुम पागल हो, हमेशा ही उनके ऊपर ये इल्जाम क्यों लगाती रहती हो। मॉम भी इसे ही डांटने लगती है और कहती है कि तुम हमेशा ही अपनी बहन को फंसाने की क्यों कोशिश करती रहती हो, इसलिए अब चलो तुम मुझसे माफी मांग लो। ये सुनकर तो वो माफी मांगने से मना कर देती है और कहती है कि आखिर मैं आर्या से क्यों माफी मांगूं। सबने देखा था कि उसने एडियन की जान ली थी और डॉक्टर ने भी उसे चेक किया था, तो मुझे अपनी बहन से माफी
क्यों मांगनी चाहिए, ये तो वो है जिसे सबके सामने माफी मांगना चाहिए और वो भी घुटने टेक कर। भी अंदर से भागते हुए एक नौकरानी आती है और सबको बताती है कि एडियन सर जाग चुके हैं। ये बात सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड होती है। सभी ये बातें सुनकर काफी हैरान होते हैं और ग्रैंडमा तो अपने पोते को देखने के लिए जाने की बात करती है, लेकिन नौकरानी उन्हें रोकती है और कहती है कि आपको यहीं पे उनका इंतजार करना चाहिए क्योंकि वो अपनी शादी की ड्रेस पहन रहे हैं और थोड़ी ही देर में वो सबके सामने खुद ही आ जाएंगे। ये सब कुछ सुनने के बाद भी सेरेना को भरोसा नहीं होता है कि एडियन को कोई बचा सकता है और ऊपर से उसे ये नहीं भरोसा होता है कि ये काम उसकी बहन कर सकती है। इसलिए वो कहती है कि एडियन की जान बिल्कुल भी नहीं बच सकती है, जरूर आर्या ने उसके ऊपर कोई काला जादू किया होगा जिस वजह से वो ठीक हो गया। लेकिन तभी यहाँ पे एडियन आकर खड़ा हो जाता है जो कि पूरी तरीके से ठीक होता है। वो कहता है कि आखिर वो कौन है जो कि मेरे फियांसे के ऊपर ऐसा झूठा इल्जाम लगा रहा है। एडियन को सही सलामत देखकर तो सेरेना के पसीने छूटने लगते हैं। उसे डर होता है कि कहीं उसके बारे में, इसलिए वो यहाँ से छुपकर निकलने का फैसला करती है, लेकिन आर्या उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि चलो हम जहर के बारे में बात करते हैं कि एडियन की बॉडी में जहर कहाँ से आया। सेरेना कहती है कि इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, वो तुम ही थी जिसने एडियन को जहर दिया था। ये सुनकर आर्या कहती है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि मैंने आखिर एडियन को जहर क्यों दिया, क्योंकि पहले तो मैं उसकी जान बचा रही थी, फिर मुझे क्या हुआ कि मैंने उसे जहर दे दिया और फिर मैंने उसकी जान बचा ली। आखिर इन सारी चीजों का मेरा मकसद क्या हो सकता है। सेरेना के पास तो कोई भी आंसर नहीं होता है, लेकिन वो बड़ी ही चालाक होती है। वो कहती है कि शायद तुम वेंस फैमिली में अपनी रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ानी चाहती हो। ये सुनकर आर्या तुरंत उस मेडिसिन को मंगा देती है जिसे सेरेना ने चुपकर एडियन को पिलाया था। उस मेडिसिन को सबके सामने लाने के बाद वो डॉक्टर फैंग को ही बुलाती है और उनसे ही उस मेडिसिन की जाँच करने के लिए कहती है। डॉक्टर उस मेडिसिन की जाँच करते हैं और बताते हैं कि इसी के अंदर उस पॉइजन को मिलाया गया है और इसके बाद वो ये भी बता देते हैं कि इस पॉइजन को किस जड़ी बूटी से बनाया गया था। इसके बाद आर्या डायरेक्टली अपने बहन के ऊपर इल्जाम लगाती है कि इस जहर को बनाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन ही है। और तभी डॉक्टर को भी अचानक से ख्याल आता है कि कल सेरेना हॉस्पिटल में आई थी और जिस जड़ी बूटी से इस जहर को बनाया गया है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो उनसे खरीद कर लेकर गई थी। ये सुनकर तो सेरेना घबराने लगती है और वो तुरंत सबसे ये कहती है कि वो उस जड़ी बूटी को इसलिए खरीद कर ले गई थी क्योंकि उसकी मॉम की कंडीशन थोड़ी सी खराब रहती है, जिस वजह से उस जड़ी बूटी का जो सूप है उसे बनाकर उसकी मॉम को पिलाया जाता है। और कल रात वो अपनी मॉम के लिए ये जड़ी बूटी लेकर आई थी। सुनकर सभी उसकी मॉम की तरफ देखने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि सच्चाई क्या है। ये सुनकर तो मॉम भी हैरान हो जाती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि सेरेना सबके सामने झूठ बोल रही है। कल रात उसने उसके लिए कोई भी जड़ी बूटी की सूप नहीं बनाई थी, लेकिन फिर भी वो सेरेना को बचाती है और सबके सामने झूठ बोल देती है। सेरेना को लगता है कि अब वो बच गई, लेकिन आर्या इतनी भी आसानी से उसे जाने नहीं देती है। वो कहती है कि हम मान लेते हैं कि तुमने इस पॉइजन को नहीं बनाया, लेकिन जिस जड़ी बूटी को तुमने खरीदा था उसी जड़ी बूटी को दवा बनाने पे उसका कलर ऐसा दिखाई देता है जैसा मेरे हाथों में है। इस जड़ी बूटी की महक इतनी आसानी से हाथों से जाती भी नहीं है और तुम्हारे हाथों की नेल तो काफी ज्यादा बड़ी है जिसमें कुछ न कुछ जड़ी बूटी तो फंसी गई होगी। कहते हुए डॉक्टर को सामने करती है और डॉक्टर उसकी उंगलियों की जांच करते हैं। उसके हाथों से वही वाली स्मेल आ रही होती है और इसके बारे में वो सबको बता देते हैं। अब जाकर सेरेना बुरी तरीके से फंसती है। उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। वो अपने डैड से मदद मांगती है, लेकिन उसके डैड तो सबसे पहले उसे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन उसकी मॉम उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर ग्रैंडमा उसे पुलिस के हवाले तो नहीं करती है, लेकिन अपने बॉडीगार्ड से उसे घर से बाहर फेंकवाने के लिए कह देती है। इसके साथ सभी मॉम को ही डांट लगाते हैं और कहते हैं कि जब उन्हें सच्चाई पता थी तो उसने झूठ क्यों बोला, उसे भी पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन आर्या अपनी मॉम की साइड लेती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी मॉम को कुछ भी हो, क्योंकि कुछ समय पहले जब मेरे अगेंस्ट थे तब इकलौती मेरी माँ ही थी जो कि वो मेरा सपोर्ट कर रही थी, इसलिए इस बार मैंने उनकी मदद कर दी तो सब कुछ बराबर हो गया। उसके बाद ग्रैंडमा उसके मॉम एंड डैड को यहाँ से निकालने के लिए कह देती है और साथ ही इनके साथ जितने भी इनके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होते हैं उसे 20 में ही बंद करने का फैसला कर देती है। ये देखकर डैड आर्या से मदद मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आर्या तो ये कह देती है कि दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, इसलिए वो उनकी मदद नहीं करेगी। तो इन दोनों को यहाँ से जाना पड़ जाता है। उधर दूसरी तरफ जो सेरेना होती है उसे ग्रैंडमा के कहने की वजह से उसे बाहर लेकर जाकर पीटा जा रहा होता है और तभी यहाँ पे होना चाहता है जो कि अपनी पसंदीदा लड़की को इस तरीके से देखकर डांट लगाते हुए उन्हें भगा देता है और इसके बाद वो सेरेना को संभालता है। सेरेना उसे नहीं जानती थी, इसलिए वो उसे पूछती है कि वो कौन है। तब हुन भी उसे इम्प्रेस करने के लिए अपने फैमिली के बारे में बताने लगता है। वैसे ही सेरेना को पता चलता है कि ये दूसरी वेंस फैमिली है जो कि ये भी बहुत ही ज्यादा रिच है। वो इसे फंसाने का फैसला करती है। तब यहाँ पे बटलर आ जाता है जो कि उसे रोकने की कोशिश करता है और सजा देने वाला होता है, लेकिन हुन बटलर की बातें नहीं सुनता है। सेरेना को बाहों में उठाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे ग्रैंडमा आ जाती है। ग्रैंडमा उसे रोकती है और कहती है कि इस लड़की ने एडियन को जहर देने की कोशिश की थी, इसलिए हम इसे सजा देने वाले हैं, तुम इसे ऐसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकती हो। सेरेना ये सुनते ही ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है और हुन इसकी बातों में आकर इसकी फिक्र करने लगता है। इसे कहता है कि आखिर ये प्यारी सी लड़की किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, ये तो खुद ही इतनी कमजोर दिखाई दे रही है, लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। तभी पास से एडियन गुजरता है और कहता है कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द शादी कर लेना चाहिए। एडियन को सही सलामत देखकर हुन उसके ऊपर किए गए काले जादू के बारे में बात करता है। उसकी मॉम उसे बीच में ही रोकती है, लेकिन जादू के नाम सुनते ही आर्या को इसके बारे में पता चल जाता है कि कहीं न कहीं ये लोग ही एडियन के पीछे हैं, जो कि उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे जादू के बारे में किसी आम इंसान को तो पता भी नहीं होता है। ये सब देखते हुए ग्रैंडमा हुन को डांट लगाती है कि वो सेरेना की वजह से पहली वेंस फैमिली के साथ दुश्मनी ना मोल ले, लेकिन हुन तो उनके साथ रिश्ते तोड़ने की बात
कह देता है। वो कहता है कि अब हमें पहली वेंस फैमिली की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो सेरेना से ही शादी करूंगा और वैसे भी हमारी फैमिली को और भी ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए आपकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे साथ मिस्टिक सेट के गुरु जुड़ने वाले हैं। ये सुनकर तो ग्रैंड माँ शॉक्ड हो जाती है। सभी लोग मिस्टिक सेट के बारे में बात करने लगते हैं। मिस्टिक सेट के गुरु के पास कई सारी जादुई शक्तियाँ होती है, जिनसे जब भी कोई परिवार उनके साथ जुड़ता है तो उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। इसलिए जब यहाँ के लोगों को पता चलता है कि दूसरी वेंस फैमिली मिस्टिक सेट के गुरु के साथ जुड़ने वाली है, तो वो लोग पहली वेंस फैमिली के बारे में बुराई करने लगते हैं। वो कहते हैं कि वैसे भी कुछ साल से इस फैमिली का बिजनेस उतनी अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है जितनी हुन फैमिली का बिजनेस अच्छी तरीके से चल रहा है, और वैसे भी एरियन जिस लड़की से शादी कर रहा है उसकी तीखी जुबान है, क्या पता उसकी वजह से ये कंपनी कुछ ही देर में बंद हो जाए, इसीलिए हमें दूसरी वेंस फैमिली के साथ हो जाना चाहिए। इस तरीके से हुन जो होता है वो मिस्टिक सेट की बातों को यहाँ पे फैलाकर वेंस फैमिली के सभी लोगों को अपनी साइड कर लेता है। और इसके बाद सेरेना को जब इसके बारे में पता चलता है तब वो भी मन ही मन सोचने लगती है कि हुन से शादी करना उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, इसलिए वो उसे रिझाने की कोशिश करती है। हुन भी उसकी जाल में फंस जाता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। बाद में यहाँ पे जितने भी लोग आए होते हैं जो कि शादी के लिए एरिना को गिफ्ट देने वाले थे, वो सारे के सारे गिफ्ट उनकी मॉम को एक एक करके सारे के सारे गिफ्ट दे देते हैं, और साथ ही वो आर्या की बुराई भी कर रहे होते हैं। इन बेवकूफों को ये नहीं पता होता है कि जिसे इम्प्रेस करने के लिए वो जिसकी बुराई कर रहे हैं वही वो पर्सन है जो कि उन्हें सक्सेसफुल बना सकती है। कि इनकी ऐसी बदतमीजी बातें सुनकर तो आर्या सराहा नहीं चाहता है, और वो इन सभी से कहती है कि जिस तरीके से आप लोग बातें कर रहे हो, क्या पता मिस्टिक सेट के गुरु तुम लोगों से मिले तक नहीं। ये सुनकर हुन की मॉम कहती है कि जिस तरीके से तुम बातें कर रही हो ऐसा लग रहा है कि तुम ही मिस्टिक सेट की गुरु हो। आर्या कहती है कि आपको कैसे पता कि मैं वो नहीं हो सकती हूँ। ये सुनकर वो उसकी बेइज्जती करना स्टार्ट कर देती है, और आसपास के लोग भी हुन की मॉम का ही साथ देते हैं। बाद में वो बदतमीजी से पेश आने के बाद वहाँ से चुपचाप निकल जाती है, ग्रैंडमा को नीचे दिखाते हुए। दिन कट होता है और आधी रात में सेरेना अपने घर वापस लौटती है। वो अपने साथ काफी सारी कीमती चीजें लाई होती है, लेकिन उसकी हुलिये को देखकर ऐसा साफ साफ पता हो रहा होता है कि आखिर ये सारी चीजें इसे क्यों ही मिली होंगी। मॉम उसके इस हालत को देखकर उसे डांटती है, लेकिन सेरेना बताती है कि उसने दूसरे यंग मास्टर को जीत लिया है, वो उससे शादी करना चाहता है, जिसके लिए वो उसकी क्लोज आया और उसे शादी के लिए गिफ्ट दिए। ये सुनकर तो पिता सारी पुरानी बातें भूल जाते हैं, बात के लिए भी शाबाशी देने लगते हैं कि उसका रिश्ता अब बड़े घर में होने वाला है। लेकिन माँ को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही होती है, क्योंकि नहीं चाहती है कि उनकी बेटी शादी से पहले की सारी चीजें करे। अपने डैड से कहती है कि वो दहेज में 10 बिलियन वॉन लेकर जाना चाहती है ताकि उसकी क्वीन फैमिली का अच्छा रेपुटेशन पड़े, लेकिन पिता के पास अब उतने पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो पैसे देने से मना कर रहे होते हैं। अब सेरेना कहती है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने शेयर्स बेच दो, क्योंकि बहुत ही जल्द दूसरी वेंस फैमिली तो बहुत ही ज्यादा अमीर होने वाली है, उसके साथ मिस्टिक सेट के गुरु जुड़ने वाले हैं, इसलिए आप लोग सोच समझ लो। अब पिता को ऐसा लगता है कि शायद वो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें दुगना तिगना पैसा मिल सकता है, इसलिए वो सेरेना की बातें मान लेती हैं और उसे पैसा देने के लिए तुरंत शेयर्स बेचने का फैसला करते हैं। ये देखकर मॉम उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनकी बातें नहीं सुनते हैं। दूसरी तरफ हम आर्या को देखते हैं जिसका काम पूरा हो चुका होता है, इसलिए वो जाने का फैसला करती है, लेकिन तभी बटलर उसे देख लेता है और उसे रोकने लगता है। आर्या बताती है कि उसका काम खत्म हो गया है, इसलिए वो जाना चाहती है, लेकिन बटलर कहता है कि ठीक है, लेकिन जाने से पहले एक बार आप ग्रैंडमा से मिल लेती। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, और फिर वो ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे ग्रैंडमा एडियन से बात कर रही होती है। उन्हें अपने किसी आदमी से पता चला था कि मिस्टिक सेट के गुरु से मिलने के लिए उस पार्टी हॉल के टिकट को खरीदने के लिए लोगों को मिलियन और बिलियन में पैसे देने पड़ रहे हैं। आर्या को जब इसके बारे में पता चलता है तब उसे पता चलता है कि ये जरूर कोई झूठा होगा जो कि मिस्टिक सेट के गुरु के नाम पे पैसा जीत रहा है, इसलिए वो बिना इसके बारे में बात किए ग्रैंडमा से बात करती हैं और बताती हैं कि वो जा रही थी, तभी उन्होंने उसकी बातें सुनी, इसलिए वो उस पार्टी में जाना चाहती है। ग्रैंडमा भी कहती है ठीक है, वो उनके पोते के साथ जा सकती है। दूसरी तरफ हम उसी इलीगल ऑक्शन को देखते हैं जिसे हुन और उसकी मॉम ही ऑपरेट कर रहे होते हैं। इनके पास इतनी पावर होती है कि वो ये सारी चीजें कर रही होती है, क्योंकि वही इस पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रही होती है और उनके मुताबिक ही इस पार्टी में जो चाहे वो जा सकता है। इसलिए उन्होंने इस टिकट को इतनी आसानी से नहीं बेचा, यहाँ पे नीलामी में इस टिकट को बेच रहे होते हैं, और जो टिकट जितनी दूर होती है, जितनी पास होती है, उसकी कीमत भी उतनी होती है। पहले ही टिकट जो कि काफी दूर की होती है उसकी बोली लगती है तो उसकी बोली 18 मिलियन तक पहुंच जाती है। ये सब देखकर सेरेना के मन में एक ख्याल आता है। वो उनसे बात करती है और कहती है कि पहले ही टिकट की दाम इतनी ज्यादा है तो आखिर में तुम्हारे पास कितना सारा पैसा हो जाएगा। उन कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकती हो कि इससे हमें कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। दूसरी तरफ हम उनकी मॉम को देखते हैं जो कि मिस्टिक सेट के एक गुरु के साथ होती है। ये वही गुरु होता है जो कि इलीगली ये सारी चीजों को ऑपरेट करने में इनकी मदद कर रहा था, और साथ ही इसने एडियन की जान खत्म करने में उनके परिवार को सपोर्ट किया था, और उसके ऊपर वो काला मैजिक भी किया था। इसे भी पैसे और इंसानी दुनिया का जो मौज मस्ती होता है काफी पसंद होता है, इसीलिए वो हुन और उसकी मॉम का साथ दे रहा होता है। हुन की मॉम ये सारी चीजें देख रही होती हैं और उन्हें अपने बेटे को मिस्टिक सेट के गुरु से मिलने की इच्छा जताती हैं, जो कि ये सुनकर जो दूसरा यहाँ पे मिस्टिक सेट का शिष्य होता है वो भड़क जाता है। वो कहता है कि हमारे गुरु इतनी आसानी से किसी से नहीं मिल लेते हैं। उधर दूसरी तरफ हम एरिना को देखते हैं जो कि एडियन के साथ उस इलीगल ऑक्शन तक पहुंच जाती है, लेकिन बाहर गार्ड होते हैं जो कि उन लोगों को अंदर जाने से रोकते हैं। तब एडियन उनसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। एक इंसान पीछे से एडियन पे हमला
हमला करने वाला होता है, लेकिन आर्या उसे अच्छी तरीके से सबक सिखाती है। बाद में अपने पावर का यूज करते हुए सभी को एक ही बार में हरा देती है। बाहर की आवाजें अंदर तक जा रही होती है, जिसे चेक करने के लिए हुन जैसे आगे बढ़ता है, सामने वाला दरवाजा टूट जाता है और सामने से आर्या और एडियन अंदर आते हैं। यहाँ पे देखकर उसे बड़ा ही गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे सबक सिखाने का फैसला करता है। उसे कल्टीवेशन की थोड़ी सी नॉलेज होती है, जिसके दम पे वो आर्या से उलझने का फैसला करता है, जिसके लिए वो फुल शो ऑफ करता है और उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन आर्या अपने हाथ को हिलाती है और उसके हाथ से कुछ ऐसी सुइयां बाहर निकलती हैं जो कि उनके हाथ को बुरी तरीके से डैमेज कर देती हैं। ये देखकर सेरेना उसे सबक सिखाने के लिए कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन आर्या उसे धमकी देती है और कहती है कि अगर इस बार मुझे उकसाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस बार बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। उधर दूसरी तरफ जो बाहर के गार्ड होते हैं वो भागते हुए जाते हैं और इसके बारे में सारी बातें उनकी मॉम को बता देते हैं और साथ ही वहाँ पे जो नकली गुरु बन के बैठा होता है उसे भी बता देते हैं। आगे गार्ड आर्या के बारे में बताता है कि वो लड़की कोई काला जादू कर रही है। ये सुनकर ये जो लड़का होता है वो अपने शिष्य को उसे निपटने के लिए आगे भेज देता है। शिष्य बाहर आता है और आर्या के ऊपर हमला करता है, लेकिन इसके हमले से आर्या को कुछ भी नहीं होता है। इसके बजाय आर्या जब इसके ऊपर हमला करती है तो वो बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। वो वापस से अपनी पर्पल शक्ति को जागृत करता है और उससे आर्या को खत्म करने का कोशिश करता है, जिससे आर्या कुछ देर के लिए अपनी जगह पे फ्रीज तो हो जाती है, लेकिन उसकी शक्तियाँ उसे ज्यादा देर तक उसकी जगह पे रोक कर खड़ी नहीं रह पाती हैं। वो उसे आसानी से तोड़ देती है और आगे बढ़ जाती है। जिससे बर्दाश्त नहीं होता है, वो अपने बारे में बड़ा ही शो ऑफ कर चुका होता है, इसलिए वो दोबारा से कोशिश करता है और आर्या को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन आर्या इस बार भी उसकी पावर को आसानी से तोड़ देती है और कहती है कि तुमने इतनी बार हमला किया, एक हमला तो मेरा भी तुम्हें झेलना चाहिए ना। ऐसे कहते हुए अपने पावर का यूज करती है। उसके पावर से सुनहरे ड्रैगन निकलने लगते हैं और वो अपनी जगह पे बस खड़े रहकर मैसी करती है और दूर ये शिष्य पे उसका हमला होता है और वो अपनी जगह पे नीचे गिर जाता है। फिर वो आगे बढ़ती है और उससे पूछती है कि बताओ इस पैसे वाले नीलामी के पीछे कौन है। तब वो झूठ बोलता है और कहता है कि ये सारी चीजें मिस्टिक सेट के गुरु करा रहे हैं। आर्या समझ जाती है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो उसे सजा देते हुए उसे पूछती है कि सच से बताओ कि इसके पीछे कौन है। बार बार सजा देने की वजह से वो सच बोलता है और कहता है कि इसके पीछे मेरे गुरु रेड मून है, जो कि ये सारी चीजें कर रहे हैं और मैं उसमें उनका साथ देता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जब वो आएंगे तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगी। शिष्य को हारते हुए देखकर तुरंत नून जो होता है वो इसके बारे में अपनी मॉम को बता देता है कि ये लड़की कैसे कैसे पावर का यूज कर रही है। मॉम ये सुनकर घबराने लगती है और जो भी शक्तियाँ आर्या यूज कर रही थी उन सभी शक्तियों के बारे में वो इस ढोंगी बाबा को बताने लगती है। ये सुनकर तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो शक्तियाँ आर्या यूज कर रही थी उन शक्तियों के बारे में सीखने के लिए, जानने के लिए ये ढोंगी जो गुरु होता है वो अपने बॉस के पास भी गया था और उनसे वो सारी चीजें सीखने की कोशिश की थी। लेकिन उसके गुरु ने ये कह के उसे मना कर दिया था कि इन सारी शक्तियाँ इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती हैं। उसके गुरु होने के बावजूद भी वो भी इस शक्तियों को अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं, तो वो उसे कैसे सिखा दे इन सारी चीजों के बारे में। उसने जब इस शक्तियों के बारे में अपने मास्टर से पूछा था तब उसके मास्टर ने उसे डांट भी लगा दिया था। इसलिए जब उन शक्तियों के बारे में इसे पता चलता है तब वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है कि सच में कोई मिस्टिक सेट का गुरु यहाँ पे तो नहीं आ गया है ना। तो बाहर जाता है, लेकिन आर्या वहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि वो सभी चीजों का पता लगाने के लिए वहाँ से निकल जाती है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो आर्या के बारे में बता रहे होते हैं कि आर्या ने उनके साथ कैसा कैसा बर्ताव किया था। ये सुनकर इस ढोंगी बाबा को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे बदला लेने के बारे में फैसला करता है, लेकिन तभी उसके पास कॉल आता है और उससे पता चलता है कि उसके बड़े गुरु उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो आर्या होती है वो सभी चीजों का पता लगाने के लिए वापस से घर पे आती है, जहाँ पे उससे पता चलता है कि हुन परिवार के लोगों ने यहाँ पे आकर हंगामा किया था और फैमिली का जो खानदानी सील था उसे भी अपने साथ लेकर चले गए हैं। साथ ही ग्रैंडमा की भी तबीयत खराब हो गई है। ये सुनकर सभी ग्रैंडमा के कमरे में जाते हैं। बटलर आर्या के सामने झुककर रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो ग्रैंडमा की जान बचाए। वो मान जाती है और ग्रैंडमा को ट्रीट करती है। कुछ समय के बाद वो कमरे से बाहर आती है और बताती है कि उसने ग्रैंडमा की जिंदगी 10 साल बढ़ा दी है, लेकिन बदले में उसे किसी की 10 साल की जिंदगी चाहिए। ये सुनकर एडियन आगे आता है, लेकिन आर्या बताती है कि उसकी जिंदगी काफी नहीं है। वो बीमार था, इसलिए उसकी जिंदगी उनके किसी भी काम नहीं आएगी। इसलिए वो सोचती है कि उसे भी उस पार्टी में जाना चाहिए जिसे हुन ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद वो किसी को ढूंढ सकती है। दूसरी तरफ जो झूठा बाबा होता है वो इन्हें अपने गुरु के बारे में बताता है कि उसके गुरु आ रहे हैं, इसलिए जो पार्टी है उसे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करे। ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मॉम तो खुशी से अपना कीमती बैंगल भी उस झूठे बाबा को दे देती है। दूसरी तरफ हम सेरेना और हुन को देखते हैं जो कि उस पार्टी में जा रहे होते हैं। पिता ने जितना पैसा उसने मांगा था उसके बैंक में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया होता है, लेकिन जब वो उसके पास फोन कर रहे होते हैं तब वो रिसीव नहीं कर रही होती है। वो उसके फोन को कट कर देती है। और दूसरी तरफ ये लोग बेचैन हो रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने इतना सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ मिस्टिक सेट के गुरु से मिलने के लिए ही दिया था। तो इनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है। तब वो अपनी दूसरी बेटी के पास कॉल करते हैं और उससे उस पार्टी की जगह के बारे में बताते हैं। तब वो इन्हें मैसेज करके बता देती है। फिर कुछ समय के बाद जब वो एडियन के साथ उस पार्टी हॉल के पास पहुंचती है तब वो अपने पेरेंट्स को देखती है जो कि अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गार्ड उन दोनों को अंदर जाने नहीं देते हैं। तब वो धक्का मुक्की करते हुए किसी तरीके से अंदर चले जाते हैं। ये सारी चीजें आर्या देख रही होती है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहती है। इधर ये लोग पार्टी के अंदर पहुंच जाते हैं। सेरेना जब अपने पेरेंट्स को देखती है तब वो उनसे कहती है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी मुझे प्यार नहीं दिया है। ये अपनी बेटी को ही ज्यादा प्यार देती हैं और मैं उनकी अडॉप्टेड बेटी हूँ, इसलिए वो लोग मुझ पे ध्यान ही नहीं देते हैं। माता पिता सेरेना को इस तरीके से
बर्ताव करते हुए देखते हैं तब उन्हें बहुत ही बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति बेचकर इसे पैसे ट्रांसफर कर दिए थे ताकि ये उनकी मदद कर सके, लेकिन अब तो ये इनसे अपना रिश्ता ही तोड़ लेती है। हुन उसकी ही बातें सुनता है और अपनी गार्ड को बुलाकर इन्हें पकड़ने के लिए कहता है और साथ ही पिता को पीटने के लिए भी कहता है। ये सब देखकर माँ उसके सामने झुक जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने पिता को बचाए, लेकिन सेरेना उनकी मदद नहीं करती है। लेकिन तभी यहाँ पे आर्या आ जाती है। आर्या को देखकर सेरेना उसके साथ भी वही सब करने की कोशिश करती है जो कि अपने पिता के साथ कर रही थी, लेकिन जैसे ही गार्ड आगे बढ़ते हैं आर्या अपने पावर का यूज करती है और सभी गार्ड को पीछे धक्का दे देती है। आर्या को देखकर तुरंत हुन अपनी माँ को बुलाने के लिए चला जाता है। कुछ समय के बाद वो लोग वापस लौटते हैं। इसमें पहली बार आर्या उस ढोंगी बाबा को देखती है और कहती है कि अच्छा वो तुम ही हो जो कि ये बड़ा नाटक कर रहा है। ढोंगी बाबा उसे धमकाता है और कहता है कि उसकी सजा वो उसके पेरेंट्स को देगा और उन्हें अपंग कर देगा। ढोंगी बाबा का साथ सेरेना भी दे रही होती है और कहती है कि हाँ उन्हें खत्म कर दो, उन्होंने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया। वो अपने पेरेंट्स को बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहने लगती है। ये देखकर आर्या आगे आती है और अपने पावर का यूज करते हुए उसके गले को दबाने लगती है। ढोंगी बाबा तुरंत अपने पावर का यूज करता है और उसके पावर को बीच में ही तोड़ देता है। थोड़े से में वो ज्यादा पावरफुल अपने आप को समझने लगता है और फिर अपने पावर का यूज करते हुए एक बहुत ही बड़ा सा जादुई बेल बनाता है और उससे आर्या को उसके अंदर कैद कर देता है और बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। ये देखकर आर्या की मॉम उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है और सेरेना से मदद करने के लिए कहती है, लेकिन सेरेना उनकी बातें नहीं सुनती है। तक आर्या अपने ड्रैगन पावर का यूज करती है और उसके बेल को आसानी से तोड़ देती है। ऐसा करने पे उस ढोंगी बाबा को भी चोट लगता है। इसके बाद आर्या अपने पावर का यूज करते हुए अपनी बहन को अच्छी सबक सिखाती है और उसे बुरी तरीके से घायल कर देती है। तब तक मिस्टिक सेट के जितने भी लोग होते हैं वो इस पार्टी हॉल तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो काफी सारे लोगों को अंदर से भागते हुए देखते हैं और फिर वो अंदर आते हैं, जहाँ पे ढोंगी बाबा आर्या के ऊपर वार करने वाला होता है, लेकिन उसके सीनियर उसे रोकते हैं। अपने सीनियर को देखकर वो आर्या की बुराई करने लगता है और कहता है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पता नहीं कहाँ से काले जादू कर रही है और इसने मुझे जादुई बेल को भी तोड़ दिया। गुरु उसकी सारी बातें सुन रहे होते हैं और तभी सेरेना भी आर्या की बुराई करने लगती है। ये देखकर एक पर्सन होता है जो कि इनके ही साइड से होता है, वो आता है और सेरेना को एक एक करके 2 थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि हमारे बॉस की इंसल्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो हमारी गुरु है। तभी मिस्टिक सेट के जितने भी लोग होते हैं वो अपने मिस्टिक सेट के गुरु आर्या के सामने झुककर उसका असली नाम लेते हैं। ये सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं। ढोंगी बाबा तो ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि जिसकी आइडेंटिटी चुरा कर वो ये सारी चीजें कर रहा था असल में वो लड़की उसके सामने थी। वो तो शौक से पागल ही हो जाता है, जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि आखिर वो मुझे आसानी से क्यों हरा दे रही थी। और सेरेना तो इस बात पे भरोसा ही नहीं कर पा रही होती है कि उसकी बहन उससे एक और चीज में आगे निकल गई। तभी जो गुरु होते हैं वो अपने पावर का यूज करते हैं और इस ढोंगी बाबा के सभी शक्तियों को छीन लेते हैं और सजा देने के लिए अपने लोगों के साथ उसे पहाड़ी इलाके में लेकर चले जाते हैं। गुरु कहते हैं कि मास्टर क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? तब आर्या उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, बस वैंस फैमिली को छोड़कर। इसके बाद जो उनकी मॉम होती है वो आर्या से माफी मांगने लगती है और कहती है कि ये सारी की सारी गलती इस लड़की की है, इस लड़की की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। वो उसे सजा देने के लिए आगे बढ़ती है। तब आर्या उनसे कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, क्योंकि लेकिन फिर भी उसकी माँ सुनते नहीं है, उसके पेट पे ही लात से मारती है। इस समय इस लड़की का साथ नहीं देता है, क्योंकि इसकी वजह से इसकी पूरी प्रॉपर्टी अब इसके हाथ से जाने वाली थी। सेरेना फिर अपनी बहन से मदद मांगती है, लेकिन उसकी बहन भी उसे मदद नहीं करती है। इसके बाद आर्या सभी को सजा देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उनकी मॉम उसे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है। आर्या अपने पावर का यूज करती है और उनकी 10 साल की जिंदगी सजे के तौर पे उनसे छीन लेती है और उसे ग्रैंडमा को दे देती है। बाद में वो अपने मास्टर के कपड़े को पहनती है और शाही चेयर पे बैठ जाती है। उसके नीचे सभी खड़े होते हैं और उसके सामने झुके होते हैं। इससे ये पता चल रहा होता है कि आर्या कितनी ज्यादा पावरफुल है। चेयर पे बैठने के बाद वो सभी को वार्न करती है कि आगे कभी भी उसके नाम को इस तरीके से यूज ना की जाए, नहीं तो आगे आने के बाद वो सबको पूरी तरीके से खत्म कर देगी। अब आर्या को इस लेवल पे पहुंच जाने के बाद जो क्वीन फैमिली होती है उसे वापस से अपने परिवार में आने के लिए कहती है, लेकिन वो उन्हें बेटी ना कह के उनके नाम से बुलाने के लिए कहती है और साथ ही वो उनके परिवार में ना जाने की बात कह देती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पे कुछ चीजें पूरा करने के लिए आई थी, जो जिसे मैंने पूरा कर लिया है, इसलिए मुझे वापस जाना होगा। इसके बाद वो वापस जाने से पहले एडियन को एक तावीज देती है ताकि वो सुरक्षित रहे। इसके बाद वो सब कुछ त्याग कर अपनी दुनिया में वापस चली जाती है और माता पिता पछतावे के साथ पीछे रह जाते हैं और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। तो आपको ये पूरी रिवेंज से भरी हुई जादुई चाइनीज ड्रामा कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्या आपको आर्या का रिवेंज लेना पसंद आया, एंडिंग आपको पसंद आई, या फिर आपकी अकॉर्डिंग कुछ और चीजें भी होनी चाहिए थी? मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट और वीडियो पे हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें।